हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। जैसा कि आपको पता है कि अपना क्या चल रहा है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स में अगर बात की जाए तो बीएससी पार्ट शुरू किया गया था और बीएससी की लगभग आपकी 5 से 6 सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी 3 सब्जेक्ट आपकी रहती है, जैसे मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये भी कुछ दिनों में आपकी पूरी हो जाएगी। मैकेनिक्स है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। 2 से 3 घंटे का इसका लेक्चर रहेगा। ये जो आपका लेक्चर होगा मैकेनिक्स का, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपना जो मैकेनिक्स है उसमें क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, उनको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स में अगर बात करें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम पढ़ेंगे। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, उसके बाद इसी में आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन किस प्रकार से रहती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका फिक्टिशियस फोर्स, जिसको बोलते हैं आभासी बल, छद्म बल जिसको बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स या सूडो फोर्सेस, वो अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसमें पोजीशन किस प्रकार से चेंज होती है, वेलोसिटी कैसे बदलती है, एक्सीलरेशन कैसे बदलता है, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक के अंदर देखेंगे रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसी में आगे निकल के आएगा क्या, एक तो आएगा कोरोलियस फोर्स आएगा, ठीक है, कोरोलियस आता है, एक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। 2 प्रकार के फोर्स आएंगे। तो इसमें क्या है, कोरोलियस फोर्स पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, यहां तक मान लेंगे कि एक पार्ट अपना हो जाएगा। उसके बाद एसटीआर शुरू हो जाएगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाएगा। उसमें क्या आएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आएगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एलटी पढ़ेंगे, जिसकी कुछ इक्वेशन होती है, पोजीशन की इक्वेशन होती है। उसके बाद जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार से चेंज होती है, वो चीजें अपन देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इसमें रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। नेक्स्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ, एक फ्रेम से 2 फ्रेम आपके पास है, उसमें लेंथ किस प्रकार से चेंज होती है, जहां पर एक फ्रेम क्या है दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है टाइम डायलेशन पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मास एनर्जी रिलेशन होते हैं, वो अपन पढ़ देंगे। यहां तक क्या आ जाएगा, एसटीआर का जो भी है, यहां से यहां तक का ये एसटीआर के टॉपिक आ जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्या आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ठीक है, सम्मानित द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, रिड्यूस मास बोलते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज रॉकेट। तो इसमें क्या करेंगे, रॉकेट वाला टॉपिक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो अपन देखेंगे, जिसपे क्वेश्चन आता होता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये देखना है। उसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके कुछ केसेस है, मतलब मास आपस में बराबर हो या एक दूसरे से, मतलब एक बड़ा हो या दूसरा क्या हो उससे कम हो, ऐसे कुछ रिलेशन आएंगे आपके पास, वो वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। इसी में आ जाएगा आपका इनर्शियल कोफिशिएंट, इनर्शिया कोफिशिएंट बोल दो या इनर्शियल कोफिशिएंट बोल दो, वो अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी को किस प्रकार से लिखा जाता है, वो वाला भी अपन देखेंगे। फिर आएगी आपके पास में यूलर इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 इक्वेशन है, ये हमें दिमाग में रखनी है। यहां तक हो जाएगा, ये एक पार्ट हो गया इसका पूरा। थर्ड पार्ट आपका ये आ गया। फोर्थ पार्ट यहां से है। फोर्थ पार्ट में क्या है, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी में मतलब इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बाकी सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम्स एंड कैंटिलीवर, ये अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट है टोर्सन ऑफ ए सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टोर्सन ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियरिंग फोर्स, ये सारे टॉपिक है। मतलब कुल मिला के मैकेनिक्स में अपने पास में क्या हो गए, 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 4 पार्ट पढ़ने, तो अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें किसी पार्टिकल की क्या की जाती है, पोजीशन
वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसे अपन क्या बोल देंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे। तो यही सारी डेफिनेशन क्या हुई है यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू मेजर द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक ऑब्जर्वर्स व्यू पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब यहां पर क्या दिया गया है, ये क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड का यूज करके एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो ये थंब आपको जो है, ये सारी फिंगर एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो ये थंब जो है वो जेड एक्सिस को बताएगा। ये लेफ्ट हैंड आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। राइट हैंड में क्या होगा, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या है, राइट हैंड का यूज करके एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, राइट हैंड का यूज करके क्या करेंगे, एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो थंब क्या होगा, थंब क्या होगा, आपको क्या बताएगा, जेड एक्सिस बताएगा। इसीलिए इसको तो बोल देंगे एक्स वाई और बाहर जेड है, इसको बोल देंगे राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ से क्या है, एक्स ऊपर की तरफ है, वाई यहाँ नीचे की तरफ लिया गया है, तो इसमें लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका आ जाएगा। तो दो प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे अपना क्या हो जाता है, टॉपिक शुरू हो जाता है। क्या, सबसे पहले था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या हो, जो क्या हो, या तो ऐसे बोलेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे है, या तो रेस्ट पे होंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। आपसे क्या है, एग्जाम्पल पूछा जा सकता है तो उसमें क्लियरली दिया हुआ होगा, या तो वो रेस्ट पे है, या पता चल जाएगा रेस्ट पे है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी और डजंट मूव। डजंट मूव का मतलब रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है मतलब डजंट मूव या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला या फिर रेस्ट पर रहने वाला, दोनों ही फ्रेम कैसे होते हैं, इनर्शियल होते हैं। अब इसमें क्या है, एफ एक्शनल 0 दिया गया है, या फिर एफ अगर 0 है तो ए भी क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एफ एक्शनल 0 और ए 0 है, इस प्रकार से है। तो एफ 0 है तो एम ए को 0 कर सकते हैं, या एम तो कांस्टेंट है, एम डीवी अपॉन डी टी कांस्टेंट होगा, मतलब क्या होगा, यहां से डीवी अपॉन डी टी क्या होगा, डीवी अपॉन डी टी 0 होगा, जिससे वी आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये चीज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो क्या होते हैं, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेलरेटेड या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसमें फिक्टिशियस फोर्स लगता है। फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है, जो मतलब प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि वो लग रहा है पर एक्चुअल में वो नहीं लगता है, तो इसमें फिक्टिशियस फोर्स लगता है। और एक्सेलरेटेड और रोटेटिंग आपके क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होते हैं। एफ टोटल जो है, एफ फैक्टर टोटल है वो नॉन जीरो के बराबर होता है, मतलब टोटल फोर्स है वो क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब जहां भी एक चीज और है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, सेकंड में इसमें उन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्टिशियस फोर्स का मतलब एडिशन करना पड़ेगा या उनका सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा अपने पास होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जहां पर क्या होगा, घूर्णन जिसको बोलते हैं, रोटेशन जिसको बोलते हैं, रोटेशन की कंडीशन कहीं पे होगा या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। अब क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक फ्रेम आपको एस दिया गया है, दूसरा कौन सा है, एस टेस है। एस फ्रेम है जिसके क्या है, एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। एस टेस के क्या है, एक्स टेस वाई डैश एंड जेड डैश है। ठीक है, इसका ये पॉइंट क्या है, ओ है, और यहाँ पे कितना है, ओ डैश है। मान लिया, अब मान लिया कि यहाँ पे क्या है, कोई भी मान लीजिए पार्टिकल होगा, कोई भी, सॉरी यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टिकल है। पार्टिकल है तो इसका क्या है, एस वाले से मतलब एस वाला जो फ्रेम है इसके ओ पॉइंट से यहां तक करेंगे तो जो पोजीशन आएगी उसको आर वेक्टर बोल दिया, और इसके ओ डैश से इसकी पोजीशन जो होगी उसको क्या बोल दिया, एस डैश के हिसाब से आर डैश वेक्टर बोल दिया। ये आर वेक्टर, ये आर डैश वेक्टर है। ठीक है, एस डैश फ्रेम है वो एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां से मतलब
इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास v इंटू टी आ जाएगी। ऐसा कुछ आ गया, इन तीनों का वैल्यू अपने पास आ गया। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे अपन। पहला पॉइंट लगाएंगे क्या, पोजीशन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो किस प्रकार से होगा, देखो आपने पढ़ा होगा कौन सा, ट्राइएंगल लॉ पढ़ा होगा। कौन सा, ट्राई एंगल लो। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास में इस प्रकार से कोई ट्राइएंगल बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस वाले का एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये है ए वेक्टर की, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थर्ड वाले की डायरेक्शन ये होगी सी, जो दोनों के क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये सी की वैल्यू क्या होगी, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा कुछ होगा। तो यही केस यहाँ पे किया गया। यहाँ पे क्या है, vt, उसके बाद में क्या है, v वेक्टर होगा ना, ये v वेक्टर बोल देते हैं इसको। v वेक्टर t और r डैश एक डायरेक्शन में है, इनके अपोजिट क्या है, r वेक्टर है। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, r डैश प्लस v वेक्टर इंटू t। सेम यही मतलब ट्राइएंगल लो इस पे अप्लाई किया गया है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अपन को क्या चाहिए, r डैश चाहिए, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या देख रहे हैं कि पोजीशन किस प्रकार से चेंज होगी। तो r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, r वेक्टर माइनस p वेक्टर t। यहाँ पर सिर्फ ये ही चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारा खेल समझने के लिए दिमाग में बस यही चीज रखनी है कि इस प्रकार से कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद इसी बेसिस पे अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड में लिख सकते हैं कि एक्स डैश इक्वल टू कितना आएगा, एक्स माइनस वी एक्स टी। इसी प्रकार से वाई डैश इक्वल टू y माइनस वी वाई टी, जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। एक इक्वेशन से सारा हो जाएगा। ये वाली आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, इसका जो मेन रिजल्ट है। जैसे इसमें क्या है, दो फ्रेम था, जो भी कंडीशन थी उसमें पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। पोजीशन क्या नहीं रही, मतलब इनवेरिएंट नहीं रही, या बोले तो पोजीशन क्या है, वेरिएंट है यहाँ पे। लेकिन जब अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, इनवेरिएंट आएगा। मतलब एस में और एस डैश में डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब डी डैश बराबर क्या आएगा, डी आएगा। ये वाली चीज जो है वो आरपीएससी 2022 में पूछी गई है। इसमें क्या किया गया है, एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, सारी कंडीशन सेम ही रखी गई है, बस एक ऑब्जेक्ट लिया गया है पीक्यू, जो कि किसमें है, एस डैश में है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या होगा इसमें। जैसे पोजीशन की बात करें किसमें, पीक्यू जो आपके पास में है, पीक्यू जो है ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन ले रहे हैं किसमें, एस फ्रेम में ले रहे हैं। तो वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, आर ऑफ क्यू, मतलब आर क्यू वेक्टर माइनस आरपी वेक्टर, ऐसा लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आएगा, ये एस टेस्ट फ्रेम में है, ये किसमें है, एस टेस्ट फ्रेम में है, और ऊपर वाला किसमें है, एस फ्रेम में है, ठीक है। तो अब अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, आर डैश पी क्यू फाइंड कर रहे हैं, जो कि एस टेस्ट फ्रेम में है। तो वो क्या होगा, आर क्यू डैश माइनस आरपी डैश होगा, ऐसा कुछ होगा। अब डैश वाले की बात करें, अगर डैश वाले को ये किस प्रकार से हो रहा है, जैसे अपन ने पीछे ही पढ़ा था कि आर डैश इक्वल टू कितना होता है, आर वेक्टर माइनस वी इंटू टी, या वी वेक्टर इंटू टी। ये किसमें पढ़ा था, जो पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ऐसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, ये चीज सेम खोल देंगे कि आर पी क्यू डैश है, जिसकी वैल्यू क्या है, आर क्यू डैश किस प्रकार से खुलेगा, आर क्यू माइनस, मतलब आर क्यू का वेक्टर माइनस वीटी, तो ये आर क्यू माइनस वीटी। सिमिलरली ये कैसे होगा, डैश वाला है तो आरपी माइनस वीटी, लेकिन एक माइनस होने से ये माइनस और के प्लस, ये सारा हो गया आपस में कैंसिल, बच गया क्या, आर क्यू माइनस आरपी। मतलब जैसा ये वाला था सेम ये वाला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आया कि आर पी क्यू वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, डैश, आर पी क्यू वेक्टर इक्वल टू आर डैश पी क्यू, ऐसा कुछ आ गया। या फिर ये डैश है और ये नहीं है, वापस कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। ये डैश है, ये पी क्यू है, तो डी डैश इक्वल टू कितना आ गया, डी आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनवेरिएंट है। डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट, ये इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी 2022 में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होते हैं वो देखते हैं। तो पोजीशन का वैल्यू अपने को पता था, आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी था, तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर डैश बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस वी वेक्टर।
ठीक है, ये बनेगा v डैश वेक्टर, ये बनेगा स्मॉल v वेक्टर। अब ये जो v है ये कौन सा है, जो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है, वो एस की रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो v वेलोसिटी क्या है, ये वाली है। बाकी ये वाले किसके हैं, मतलब r डैश और r से आए हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। और जो क्या नहीं आ रहा, v डैश इक्वल टू v नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट है, डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट था। उसके अलावा पोजीशन भी क्या थी, चेंज हो रही थी, मतलब वेरी कर रही थी, वेरिएंट है आपके पास। नेक्स्ट है 4 नंबर पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी वाले से। तो वेलोसिटी का क्या कर देंगे, वेलोसिटी वाला कैसे था, स्मॉल v डैश इक्वल टू स्मॉल v मतलब वेक्टर माइनस कैपिटल V, ऐसा था। अब इसको एक्सेलरेशन करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इस प्रकार से, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास क्या थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी, कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने से क्या बचेगा, d, ये स्मॉल v वाले हैं, ठीक है, स्मॉल v ऐसा कुछ। तो dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt, मतलब a डैश इक्वल टू a, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आया, इनवेरिएंट आ गया। क्या आ गया, इनवेरिएंट, इनवेरिएंट आ गया। एक्सेलरेशन इनवेरिएंट आया और डिस्प्लेसमेंट इनवेरिएंट आया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो हो जाएगा, क्या करना है, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीपल करना है, मास से मल्टीपल करना है तो ये भी क्या होगा, इनवेरिएंट ही होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, ऐसा। फिर आएगा 6 नंबर पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या है, एस फ्रेम मान लीजिए सबसे पहले, दो मास है m1 m2। एस फ्रेम में इनकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2 और फाइनल वेलोसिटी एस फ्रेम में कितनी है, v1 v2 है। इसी प्रकार से एस डैश फ्रेम में कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है u1 डैश u2 डैश, और उधर कितनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है एस डैश में, v1 डैश कोमा v2 डैश है। मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो m1 v1 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू आता है m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब क्या आ रहा है, मोमेंटम कंजर्व है। इसी प्रकार से डैश वाली जो कंडीशन है, मतलब m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर आता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, मतलब मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। मोमेंटम क्या है, इनवेरिएंट हो गया, मोमेंटम कंजर्व है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सूडो एंड फिक्टिशियस फोर्स, जिसको क्या बोल देंगे, आभासी बल बोल देंगे। तो ये ऐसे फोर्स हैं जो क्या होते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें क्या होते हैं, लगते हुए प्रतीत होते हैं पर एक्चुअल में लगते नहीं है, एक्चुअल में नहीं लगते हैं। बाकी ये रोटेशनल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसी में ही लगते हुए, मतलब उसी में ही लगते हैं, एक्चुअल में नहीं लगते लेकिन लगते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले अपन ये वाला देख लेते हैं कि v डैश बराबर क्या था, v माइनस कैपिटल V था, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन था। इससे एक्सेलरेशन अपन ने कुछ इस प्रकार से निकाल लिया। उसमें क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं लिया गया है, तो इसमें क्या ले लिया, a0 ले लिया, ऐसा कुछ। f डैश बराबर f माइनस f0 वेक्टर ले लिया। ये यहां से ये क्या कर रहे हैं, ये f निकाल रहा है, f वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, f डैश प्लस f0। ये f डैश तो क्या है, टोटल फोर्स है, ये f0 आपके पास में क्या है, सूडो फोर्स है। जैसे ये रहा, f है रियल फोर्स m ए, और f डैश क्या है, टोटल फोर्स है, और f0 क्या है, सूडो फोर्स है। इट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जस्ट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहां पर f लग रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या लगेगा, ये f0 लगेगा, मतलब रियल फोर्स के अपोजिट लगेगा। f डैश टोटल है, f0 का काम क्या है, जो रियल फोर्स f है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास क्या है, ये लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट क्या कर रही है, a0 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रही है। भार है जो लिफ्ट का, उसके कारण वेट जो होगा, वेट फोर्स जो लगेगा mg, वो तो नीचे की ओर लगेगा ही। अब सूडो फोर्स जो था आपका कितना था, f0 था, उसका काम क्या है, जो ऊपर की ओर रियल फोर्स लगेगा उसके जस्ट क्या आएगा, अपोजिट आएगा। मतलब a0 से जा रहा है तो ऊपर की ओर फोर्स कितना है, ma0 है ऊपर की ओर, तो इसके जस्ट अपोजिट लग जाएगा, कितना अपोजिट लगेगा, तो नीचे की तरफ ma0 हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे f डैश, तो वो कितना आएगा, mg तो है ही, ये भी नीचे की डायरेक्शन में आ गया, तो mg प्लस क्या आ गया, ma0 आ गया। क्या आ गया, mg प्लस ma0 आ गया। नेक्स्ट बात करें दूसरे की, तो अब क्या कर रही है, लिफ्ट a0 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये सूडो फोर्स का क्या काम है, इसके जस्ट
अपोजिट काम करना, तो ये क्या करेगा, ऊपर की ओर लगेगा, मतलब एक फोर्स नीचे की ओर mg लग रहा है और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ma0 लग रहा है। तो फोर्स किस प्रकार से आ जाएगा, F डैश mg माइनस ma0 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोरोलियस फोर्स। रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोरोलियस फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपके पास क्या था, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई जेड में, इस प्रकार से एक्स वाई जेड में था। अब इसको आपने क्या कर दिया, घुमा दिया, ये जेड यहाँ पे नहीं होगा, ये दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब जो आपके पास में क्या था, इस प्रकार से है, ये एक्स इधर है, ऊपर वाई है, बाहर की तरफ क्या है, जेड है। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो एक्स किधर जाएगा, एक्स डैश पे, वाई किधर जाएगा, वाई डैश पे, लेकिन जेड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये घूम जाएगा, लेकिन मतलब इसमें एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से एक्स डैश अगर लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, एक्स डैश लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसकी तरफ कंपोनेंट लेंगे, एक्स वाला कंपोनेंट लेंगे, तो थीटा इधर ही है, तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस ओमेगा टी, थीटा की डायरेक्शन में कोस वाला होता है कंपोनेंट, तो एक्स कोस ओमेगा टी, एक्स डैश इक्वल टू, ठीक है, प्लस दूसरा कौन सा आएगा, इसका वाई की डायरेक्शन में, तो वाई की डायरेक्शन में एंगल नहीं है, तो साइन थीटा वाला आ जाएगा, तो वाई साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से एक्स डैश लिखा गया है। दूसरी बारी किसकी है, वाई डैश लिखने की। वाई डैश की बात करें तो वाई में अगर लिखें तो वो तो सीधा सा है, कोस वाला फैक्टर आएगा, वाई कोस ओमेगा टी, क्या आ गया, वाई कोस ओमेगा टी आ गया, वाई कोस ओमेगा टी आ गया। अब यहाँ पे ये तो आ गया, अब यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे माइनस एक्स होता है, तो ये तो आ गया कौन सा, वाई कोस ओमेगा टी, और एंगल जिस डायरेक्शन में नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, और क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, इधर कोस तो इधर साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं है, एंगल की डायरेक्शन में कोस, दूसरी डायरेक्शन में साइन, लेकिन माइनस एक्स है तो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी। वापस से यहाँ लिख सकते हैं क्या, वाई डैश बराबर क्या होगा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब इसको इजीली वे में लिखने के लिए जैसे यहाँ पे लिख दिया है, एक्स डैश इतना, वाई डैश इतना, जेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जेड डैश बराबर जेड ही होगा। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, तो एक्स कोमा एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश आ गया, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड है, एक्स वाई एंड जेड है, तो इस प्रकार से ये आपकी मैट्रिक्स बनती है, कोस ओमेगा टी, यहाँ भी कोस ओमेगा टी, इधर साइन, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ साइन, जेड वाला ये वाला मतलब जो 3 कंपोनेंट है ये वाला 1, बाकी ये सारे 0, इससे आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ये वाला रिजल्ट मिल जाता है इससे ये वाली चीज आ जाएगी। अब सेकंड नंबर पे क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, उसमें क्या था, v डैश माइनस वी, माइनस क्या था, कैपिटल V था, मतलब वेलोसिटी थी, यहाँ पे v की जगह क्या आएगा, रोटेशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ओमेगा क्रॉस r आ जाएगा, क्योंकि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r होता है, तो ये वाला फैक्टर आ गया। v डैश क्या है, वेलोसिटी इन s फ्रेम, v क्या है, वेलोसिटी इन, मतलब ये s डैश फ्रेम में है, ये s फ्रेम में है, r वेक्टर क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन s फ्रेम, तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, अब क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन है तो a डैश इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस कितना आ गया 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। अब ये जो है ये क्या है आपके पास में, पहला जो है 2 इंटू ओमेगा क्रॉस v डैश, इसे क्या बोलते हैं, कोरोलियस एक्सेलरेशन, यहां से कोरोलियस फोर्स आएगा, ये क्या है, कोरोलियस एक्सेलरेशन है। दूसरा क्या है, ओमेगा क्रॉस r, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये दोनों के दोनों किसके कारण होते हैं, फिक्टिशियस फोर्स के कारण, मतलब इनसे जो एक तो कोरोलियस फोर्स होगा, एक कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ये दोनों ही फिक्टिशियस फोर्स होते हैं, आभासी बल आपके पास होते हैं। ए डैश क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इससे क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन है तो हम फोर्स निकाल लेंगे, तो फोर्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स आ जाएगा।
m का सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दो क्वांटिटी है आपके पास में, एक तो ये जो क्या होगा कोरोलियस फोर्स, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के दोनों क्या है, फिक्टिशियस फोर्स है। कैसे हैं, फिक्टिशियस फोर्स है। मतलब ये तो क्या हो गया, एफ डैश हो गया, ये रियल फोर्स एफ हो गया और फिक्टिशियस फोर्स है तो इसको इसने सिंपल एफ ए लिख दिया। ठीक है, एफ ए वेक्टर लिख दिया। अब इन दोनों फोर्स को बताया कि एफ सी इक्वल टू कोरोलियस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश होता है। नेक्स्ट एफ सी एन का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का m है ओमेगा क्रॉस r है। ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या समझना है, क्या टॉपिक है अपने पास में, मोशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इस डायग्राम को समझते हैं, डायग्राम को समझते हैं कि ये आपके पास में क्या दी गई है, सबसे पहले अर्थ दी गई है। इसको क्या, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ का ये वाला प्लेन है, ये कौन सा है, इक्वेटोरियल प्लेन है। कौन सा है, इक्वेटोरियल प्लेन है। इसको समझ सकते हैं, बाकी जो आगे है ओमेगा की वैल्यू वो हमें याद रखनी है, बाकी समझने के लिए एक बार इसको समझ सकते हैं। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके जस्ट पैरेलल ये प्लेन अपन ने लिया हुआ है। ठीक है, यहां पर कोई क्या है, एक पार्टिकल है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहां पर क्या है, कोई पार्टिकल है, यहां पर क्या है, कोई पार्टिकल है। अब इसको क्या है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसका जस्ट क्या है, बीच वाला पॉइंट है, सेंटर जिसको बोल सकते हैं, तो इससे इसको मिला दिया। अब ये आपके पास क्या है, ये इसकी अर्थ की रोटेशन एक्सिस है, जिसमें अर्थ क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। इसी के पैरेलल अपन ने एक और एक्सिस ली हुई है, तो इससे इसको मिला दिया, इस पार्टिकल को इस सेंटर से मिला दिया, और ये जो एक्सिस थी इसको भी क्या कर दिया, इस सेंटर से मिला दिया। इनके बीच का जो एंगल है लैम्डा, इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैम्डा क्या होता है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, ये एंगल क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये क्या है, लैम्डा एंगल है, तो ये भी क्या होगा, लैम्डा एंगल ही होगा। यहां तक क्या आ गया, ये वाला एंगल क्या आ गया, लैम्डा आ गया। अब यहां से इसने क्या बनाया है, सॉरी एक्सिस बनाई है, जैसे ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इसको क्या बोला है, ईस्ट बोला है। यहाँ पे जो होगा मतलब वाई एक्सिस है, ये इसको, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, एक्स से वाई की तरफ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो ये बाहर की तरफ क्या होगा, जेड होगा। समझ में आ गया, ये एक्स है, ये वाई है, तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको बाहर तो कैसे दिखाएं, इसीलिए अपन ने ऐसे दिखाया हुआ इसको, ये जेड है, ये आपके पास क्या है, जेड। सेम इसी प्रकार से जैसे ये एक्स है, ये वाई है, राइट हैंड की तरफ मतलब राइट हैंड का यूज करके एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो ये जेड आ जाएगा, तो ये आपके पास में जेड है। यहां तक समझ आ गया। अब थोड़ा सा एंगल का है इसमें, ये वाला लैम्डा था, ये वाला एंगल क्या था, लैम्डा था। ठीक है, ये वाला एंगल लैम्डा था। अब ये जो है आपके पास में नॉर्थ और कौन सा, ये वाला, इसके बीच का एंगल कितना है, यहां से यहां तक का एंगल टोटल कितना है, 90 है, टोटल 90 है, तो ये लैम्डा है, तो ये बच गया कितना, 90 माइनस लैम्डा। ये एंगल कितना, 90 माइनस लैम्डा। अब यहाँ ये देख लिया, इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला और ऊपर ये जो ये ओमेगा वाला है, ये भी टोटल कितना है, 90 है, तो ऊपर वाला 90 माइनस लैम्डा, तो ये एंगल कितना हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है, ये लैम्डा हो गया, यहां तक क्या हो गया, लैम्डा हो गया। एंगल कितना होगा, लैम्डा होगा। ये एक समझने के तरीके से। बाकी ये देखो ऊपर जो है मतलब इस इक्वेटोरियल प्लेन से ऊपर वाला, ये तो कौन सा हो गया, नॉर्थन हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथन हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। अब हमें ओमेगा लिखना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। इंपॉर्टेंट क्या है, ओमेगा की वैल्यू। बाकी नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए मालूम है तो ये वाली पता कर सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा इक्वल टू कितना, ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप। अब पीछे डायग्राम में देखना पड़ेगा, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं एंगल को समझने के तरीके से। जैसे ये वाला डायग्राम है, इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। इस टाइप से दिया हुआ है, उसको क्या माना हुआ है, वाई एक्सिस माना हुआ है अपन ने। इधर की तरफ क्या है, ईस्ट है, ईस्ट है तो एक्स एक्सिस माना गया है। और इधर क्या है, अपन बाहर की तरफ बना रखा है अपन ने, वो क्या है, इस प्रकार से जेड दिया हुआ है, इस प्रकार से जेड दिया हुआ है। ठीक है, और ओमेगा जा रही है इसमें से बिल्कुल ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है कि इस प्रकार से कुछ ओमेगा है। ये इस प्रकार से लाइन है,
जो क्या कर रही है, यहाँ से ओमेगा रोटेशन से, मतलब ये जो रोटेशन एक्सिस है इसमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, और ये वाला बीच का एंगल कितना है, लैम्डा है। ठीक है, यहां तक समझना है अपने को। अब अपने को ओमेगा की क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं। अब हमें ओमेगा लिखनी है, ओमेगा लिखनी है तो किस प्रकार से लिखेंगे ओमेगा को, ओमेगा का इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो कौन सा होगा, एंगल कितना है, लैम्डा है, लैम्डा है तो कितना आएगा, ओमेगा कोस लैम्डा वाई कैप आएगा, मतलब जे कैप आ जाएगा, ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप। एक चीज आ गई। दूसरी इस डायरेक्शन में लेंगे, तो इस डायरेक्शन में लेंगे, ये लैम्डा है तो y और z के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस लैम्डा, कितना बचेगा, 90 माइनस लैम्डा बचेगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर और लेंगे तो कौन सा आएगा, ओमेगा, इधर लैम्डा है तो ये कौन सा आएगा, ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्डा, या फिर सीधा साइन भी लिख सकते हैं, साइन लैम्डा भी लिख सकते हैं, वो मर्जी है खुद की, ये कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस 90 माइनस लैम्डा को क्या लिख देंगे, ओमेगा साइन लैम्डा। ऐसा अपन लिख सकते हैं, यही आगे लिखा गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारी जगह यूज होती है। ये किस में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा को जस्ट माइनस लैम्डा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माइनस लैम्डा से करेंगे तो कोस माइनस लैम्डा क्या होता है, प्लस का कोस लैम्डा, तो इसमें प्लस ही आएगा। साइन माइनस लैम्डा, माइनस आगे आ जाता है तो माइनस आगे साइन लैम्डा। तो इस प्रकार से ओमेगा की वैल्यू नॉर्थन हेमिस्फीयर में याद है तो साउथर्न में कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा को माइनस लैम्डा से रिप्लेस करके कर सकते हैं। इसी का पार्ट है 1, अर्थ पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कर रहे पार्टिकल पर कोरोलियस फोर्स। ठीक है, इसको अपने को बात करनी है। अर्थ पर क्या है, कोई पार्टिकल है जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उस पर कोरोलियस फोर्स किस प्रकार से लगेगा, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले अपन ने क्या मान लिया कि यहाँ पे कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में था, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर था। एक्स वाई प्लेन में है तो वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। पहली चीज हो गई। ठीक है, ये आपके पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन होगी। जेड जो बाहर की ओर है वो कौन सी हो जाएगी, मतलब ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी। तो ओमेगा वेक्टर लिखेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर के हिसाब से। तो क्या होता है, ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के कैप। अब हमें क्या चाहिए, अब अपन क्या कर सकते हैं, कोरोलियस फोर्स की जो कैलकुलेशन है, मतलब कोरोलियस फोर्स की वैल्यू क्या थी, पीछे लिख के आए हैं कितने, माइनस का 2m बाहर, और उसके बाद कितना था, ओमेगा क्रॉस वी डैश था, ऐसा था। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि v भी अपने पास है, ओमेगा भी अपने पास है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, जो रिजल्ट आते हैं उसी पे फोकस करेंगे। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एफ सी वैक्टर इक्वल टू लास्ट रिजल्ट आएगा 2m ओमेगा साइन लैम्डा वी वाई आई कैप माइनस वी एक्स जे कैप आएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इनके सिंपल डॉट प्रोडक्ट होंगे, तो उससे ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा रिजल्ट आएगा तो इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये सारा सेम रहेगा, कांस्टेंट है। इसका कितना आएगा, वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर आएगा तो इसको सिंपल वी लिख सकते हैं। तो ऐसा तो अपने पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट तो यही रहेगा, लेकिन हमें क्या देखना है, रिजल्ट तो अपने पास ऐसा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन देखो किस प्रकार से आएगी। जैसे इसने बताया कि इस डायरेक्शन में क्या है, पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब ये कैसे आया, देखो कैसे आया, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात थी तो ये क्या है, आई कैप और माइनस जे कैप में जा रहे हैं। आई कैप किधर होता है, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, आई कैप है, और माइनस जे कैप किस डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, माइनस का जे कैप होता है, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो इससे अपन पता लगा सकते हैं डायरेक्शन की, पार्टिकल इधर है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो इसकी डायरेक्शन फोर्स के इधर होगी। नेक्स्ट में बताया भी हुआ है, अब देखिए अपन, जैसे इसमें बता भी रखा है क्या कि नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में कोरोलियस फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट राइट साइड में होता है, जैसे, और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। जैसे ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, इसमें क्या था, यहाँ पर पार्टिकल था तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। ये कौन सा था, आई कैप और माइनस जे कैप। ऐसा ही कुछ रिजल्ट आया, कितना है, प्लस का आई कैप माइनस का जे कैप। अब साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, लैम्डा को माइनस लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, तो साइन माइनस लैम्डा मतलब एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा तो क्या आएगा, पहले वाला जो आई कैप प्लस है वो तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और ये प्लस का जे कैप हो जाएगा। मतलब क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा,
आगे लिख लेते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पे तो क्या था, पार्टिकल था, ये कौन सा है, प्लस का जे कैप, इधर कौन सा है, माइनस का आई कैप। तो इसके हिसाब से फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो क्या हो गया, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है इसमें तो क्या लग रहा है, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है और इसमें किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड में फोर्स लग रहा है। ओके, ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इरोजन ऑफ रिवर एज, मतलब अपने पास क्या है, जो नदी होती है, रिवर होती है, उसमें जो पानी है, पानी जो बह रहा है उसमें क्या होता है, कोरोलियस फोर्स लगता है और उससे जो नदी के किनारे हैं उनका क्या होता है, कटाव होता है। अब ये कटाव जैसे एक तो होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। अब उनमें फर्क पड़ता है कि वो मतलब राइट जो आपका क्या है, किनारा है, एज है, उसका कटाव होगा या फिर कौन सा होगा, लेफ्ट का होगा। वो इस कैलकुलेशन से अपन समझ लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो इसने कैसे बताया, सपोज ए रिवर इज फ्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर लिया और डायरेक्शन कौन सी ली है, ईस्ट डायरेक्शन ली है, प्लस एक्स डायरेक्शन ली है, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन की थोड़ी सी बात करें तो इस प्रकार से होगा, ये ईस्ट है, वेस्ट, साउथ और सॉरी नॉर्थ और साउथ। आई कैप ये कौन सी हो जाएगी, माइनस का आई कैप, ऊपर वाली जे कैप और ये माइनस का जे कैप हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में मतलब क्या आ रहा है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और कौन सा हेमिस्फीयर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। तो वेलोसिटी लिख ली अपन ने, वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप। कोरोलिस फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, ये कितना, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश या वी, ठीक है। वी डैश अपन नॉर्मली लिख के चलते हैं तो वी डैश ही ले लेते हैं, बाकी ये वैल्यू इसी की आएगी, या ओमेगा क्रॉस वी भी हो सकता है। ओमेगा की वैल्यू नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो भी है उसकी वैल्यू रख देंगे, इनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा और इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो अपन देख लेते हैं, क्या आ गया रिजल्ट, एफ सी वेक्टर इक्वल टू 2m ओमेगा वी एक्स कोस लैम्डा के कैप माइनस साइन लैम्डा जे कैप, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की गई है, तो इसमें क्या आ रहा है, एक तो के कैप है और एक जे कैप है। तो एक्स और वाई तो क्या है, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, क्योंकि जो के कैप होगा वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रूप में अपन क्या लेंगे, जे कैप वाले फैक्टर को ले लेंगे। क्यों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की गई है तो के कैप क्या होगा, वर्टिकल होगा, इसीलिए अपन इसको जे कैप वाले फैक्टर को ले लेंगे। अब जे कैप वाले फैक्टर को लिया तो अपन को क्या समझ में आया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस का जे कैप लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का जे कैप आ गया। माइनस का जे कैप आ गया तो वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा माइनस जे कैप और ऊपर की तरफ क्या होगा, प्लस जे कैप होगा। तो इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, माइनस जे कैप नीचे की तरफ होगा, मतलब क्या होगा, राइट साइड के अंदर क्या लगेगा, मतलब राइट जो किनारा है, राइट साइड में ही किनारे का क्या होगा, कटाव होगा। लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, लैम्डा को माइनस लैम्डा से करेंगे तो ये प्लस जे कैप आ जाएगा, जिससे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि दाईं तरफ, दाईं साइड जो है उस किनारे का क्या होगा, कटाव होगा। ऐसा अपने पास क्या होगा, कोरोलियस फोर्स फाइंड करने से अपने को आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये क्या है, चक्रवात का आना। टॉपिक क्या है, चक्रवात का आना। ये क्या है, साइक्लोन मेकिंग। अब इसमें सीधा सा पूछ लिया जाता है कि जो चक्रवात है या साइक्लोन है, उसका मतलब साइक्लोन जो है वो किसके कारण आते हैं, किसके कारण आते हैं, रीजन इसका क्या है, कोरोलियस फोर्स है। क्या है, कोरोलियस फोर्स है। और ये किस प्रकार से होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेकिन साउथर्न में जस्ट इसकी क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, इफेक्ट ऑफ कोरोलियस फोर्स। अब इसमें दो एप्लीकेशन है, एक तो ये है कि एक पार्टिकल फ्रीली ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, पहली एप्लीकेशन। सेकंड क्या है, एक पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी देकर कुछ वेग से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो दो चीजें अपने पास, ये दो चीजें अपने को इसमें देखनी है। तो पहली क्या है, वर्टिकली फॉलिंग पार्टिकल, ऊपर से पार्टिकल क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो होगी नहीं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे अपने पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एक्सलेशन क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस जी से माइनस जी के बराबर आ जाएगा, तो माइनस जी इंटू टी, ठीक है। v वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का जी टी, डायरेक्शन नीचे जेड डायरेक्शन में मान लेते हैं तो माइनस का जी टी
के कैप आ जाएगा। एफ सी इक्वल टू कितना होता है, कोरोलियस फोर्स माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी होता है। ओमेगा की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, इसकी कैलकुलेशन हम स्किप कर रहे हैं। कैलकुलेशन के अलावा अपन सीधा रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। एफ सी इक्वल टू कितना आ गया, जो भी रिजल्ट है 2mgt ओमेगा, ये ठीक है, कोस लैम्डा आई कैप। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। कोरोलियस फोर्स ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब ऊपर से गिराया गया नीचे की ओर, तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में गिर रहा है। ये कौन सी है, एक्स डायरेक्शन है, आई कैप आ गया, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले क्या थी, ये वाली कंडीशन थी, यहां से यहां तक गया तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, वो अपन फाइंड करते हैं। एच साइड पे था, एच साइड से नीचे गिराया जा रहा था, ये कहां पे आ गया, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1/3 भी कर सकते हैं, या 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h बाई जी की पावर कितना 3/2। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, डाटा सारे दिए हुए होंगे, बाकी इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। लैम्डा के लिए बोल देंगे पोल्स पे है तो 90 डिग्री, इक्वेटर पे है तो 0 डिग्री, ऐसे दे के रखेंगे। और ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकली पार्टिकल गिर रहा है तो वो क्या है, किस डायरेक्शन में जाता है, तो वो आई कैप, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। जैसे इसमें लिख भी रखा है, फोर्स की बात करें तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पार्टिकल ऊपर से फ्रीली गिराया जा रहा है, तो वो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, ईस्ट डायरेक्शन में लगता है, आई कैप। दूसरा याद नहीं रखना है, इसका जस्ट क्या करना है, अपोजिट करना है, ठीक है। इसके अलावा पूछे साउथर्न का लिए, साउथ मतलब दक्षिणी, एक को याद रखना है, इसमें क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में लगता है, आई कैप में लगता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h बाई जी की पावर 3/2 होता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, वर्टिकली अपवर्ड पार्टिकल। अब वर्टिकली अपवर्ड पार्टिकल है तो उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा तो जहां पे u0 था वहां पे क्या आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। u + 80 था, लेकिन a किसके बराबर होगा, -g के बराबर हो जाएगा, तो u - gt के कैप, ऐसा कुछ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। एफ सी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2m ओमेगा u - gt कोस लैम्डा आई कैप, लेकिन बाहर क्या है, माइनस है, मतलब माइनस का आई कैप है। वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आई कैप, मतलब कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इस डायरेक्शन में जाती है। माइनस का आई कैप मतलब किस डायरेक्शन में जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए, साउथर्न का पूछेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, डायरेक्शन याद रखनी है बस। नॉर्थन हेमिस्फीयर में वेस्ट डायरेक्शन में। दो केस थे, ऊपर से नीचे आ रहा है तो आई कैप में, और नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो माइनस आई कैप, जस्ट उल्टा है, ईस्ट या वेस्ट याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पार्टिकल क्या हो रहा है, यहां से यहां तक गया तो उसका क्या हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू, उसमें 1/3 था, इसमें क्या आएगा -2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h बाई जी की पावर 3/2। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्यादातर ये न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि इसको ऊपर फेंका, वापस से ये क्या आएगा, अर्थ पे आएगा, तब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो यहां से यहां तक गया तो x, और वापस नीचे आया तो भी क्या करेगा, x ही वो कवर करेगा, x ही कवर करेगा, मतलब डबल कवर करेगा, 2x के बराबर करेगा। तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जब वो ऊपर जाता है तो इतना, इसमें जस्ट इसका डबल करना है, मतलब 4/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h बाई जी की पावर कितना 3/2। ये तो इसका डबल ही करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाला पूछ लिया जाता है 4/3 वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या टॉपिक है। अब क्या है अपने पास में, फोको पेंडुलम जिसको बोलते हैं। फोको पेंडुलम में क्या होता है कि ये, इसका काम क्या है कि जो अर्थ की जो क्या होती है, रोटेशन होती है, उसको मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था। नॉर्मली ये क्या होता है, स्थिर या फिर स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, तो इसमें जो क्या है, इसका टाइम पीरियड है वो बदल जाता है। क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड इसका बदल जाता है। कैसे होता है, जैसे अगर इस डायग्राम में अपन देखें तो यहाँ पे ये क्या है, पोल्स है, पोल्स के ऊपर होगा, ये वाली कंडीशन में क्या है, इसको पोल्स के ऊपर आ गया, ये क्या आ गया, पोल्स और इक्वेटर के थोड़ा सा बीच में आ गया। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसपे ये क्या आएगा, इक्वेटर के ऊपर, थर्ड वाले केस में यहाँ पे देख सकते हो इक्वेटर के ऊपर है, फिर वापस से क्या चला जाएगा, पोल्स के ऊपर चला जाएगा। तो पोल्स पे होगा
तो सीधी सी बात है लैम्डा क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे होगा तो लैम्डा इक्वेटर पे 0 आ जाएगा। तो लैम्डा बदलने के साथ साथ इनमें क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड और दूसरा कौन सा, ओमेगा जो है वो चेंज हो जाती है। और चेंज होने से हमें पता चल जाता है कि ये क्या अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है। बस इसका यही यूज होता है। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है वो अपन देख लेते हैं। क्या होता है, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा साइन लैम्डा, ये इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2π/t, अर्थ के लिए टी कितना होता है 24 आवर्स होगा, तो 2π रेडियन में और ये 24, ऐसा कुछ निकाल सकते हैं। या टी इक्वल टू कितना आ गया, टी इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ये वाली, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना आएगा 24/sin लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लैम्डा की अलग अलग वैल्यू देके टी पूछा जा सकता है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे फिक्स 15 या 15 साइन लैम्डा डिग्री पर हावर में होती है। ये किस में आती है, डिग्री पर हावर में। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखने हैं। अब इसने निकाला हुआ है क्या कि जब इक्वेटर की बात है, इक्वेटर है तो लैम्डा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लैम्डा 0 होगा तो क्या था, ओमेगा इक्वल टू 15 साइन लैम्डा था। 15 साइन लैम्डा से ये क्या आ गया, पूरा का पूरा 0 आ गया। और टी इक्वल टू क्या होता है 2π/ओमेगा होता है। बाय में 0 है मतलब ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। पोल्स की बात होगी तो लैम्डा कितना आएगा, पोल्स पे लैम्डा 90 डिग्री होता है। तो इसमें ओमेगा निकाला है 15 साइन 90 डिग्री, 15 साइन 90 डिग्री, तो ये कितना आएगा 15 डिग्री पर हावर में। टी इक्वल टू कितना था 24/sin लैम्डा था, और लैम्डा 90 है तो साइन 91 हो जाएगा, तो 24 हावर्स इसमें आ जाएगा। ओके, ये हो गया फोको पेंडुलम। नेक्स्ट क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट लैम्डा लैटिट्यूड। इसमें जो ये वाला फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, बस ये हमें याद रखना है। जी डैश इक्वल टू कितना, मतलब लैम्डा लैटिट्यूड के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट है, उसके कारण जी किस प्रकार से चेंज होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस प्रकार से चेंज हो जाता है। जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर को स्क्वायर लैम्डा, ये हमें याद रखना है। अब इक्वेटर है और दूसरा क्या है पोल्स है, उसके हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेटर पे लैम्डा 0 होगा तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई, मतलब जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। दूसरा पोल्स पे लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये टर्म ही क्या आ जाएगी, कोस 90 से 0 हो जाएगी, तो जी डैश इक्वल टू जी आ जाएगा। अब टॉपिक क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या एसटीआर है। उसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले दो बेसिक्स होती है, दो बेसिक्स या जिसे क्या बोल सकते हैं, दो नियम होते हैं जो किस प्रकार से है। पहला नियम किस प्रकार से है कि फ्री स्पेस में जितनी भी क्या है फिजिकल इवेंट्स हैं या घटित होने वाली जितनी भी क्या है घटनाएं हैं फ्री स्पेस में, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले फ्रेम्स के लिए ही वैलिड होती है। सेकंड क्या होता है कि फ्री स्पेस जो है, फ्री स्पेस में सभी ऑब्जर्वर हैं, सभी ऑब्जर्वर के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है c, जिसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपने पास क्या है लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वही ये कौन सा है, एस फ्रेम है। दूसरा कौन सा है, एस टेस्ट फ्रेम है। एस टेस्ट फ्रेम है वो एस की रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन क्या होती है कि जब क्या होता है v जो है वेलोसिटी v जो है वो क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट v की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन हो किससे, c से। जब कौन सा होता है, इस केस में कौन सा होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन जब v क्या हो जाता है, लगभग c के बराबर हो जाता है, c के पूरा तो बराबर नहीं होगा, ऑलमोस्ट c के बराबर, उस केस में लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये सारे के सारे क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए गए हैं, v यहाँ पर कांस्टेंट है। हमें क्या देखना है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। कोऑर्डिनेट कैसे बदलेंगे, x डैश इक्वल टू कितना आएगा, गामा x माइनस vt। अब x चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, y डैश इक्वल टू y है, z डैश इक्वल टू z है। क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी v है वो किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। x डायरेक्शन में है तो x कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। इसी की जगह y में होता तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता, z में होता तो z चेंज होता। x में है तो x चेंज हो गया, किस प्रकार से, x डैश इक्वल टू गामा x माइनस vt। y सेम, z सेम, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z। नेक्स्ट क्या है, टी डैश। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम है वो भी अपन मतलब टाइम में चेंज भी देख लेते हैं। ये वाला फैक्टर मिसिंग होता है किसमें,
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो टाइम का किस प्रकार से होता है लोरेंज में, टी डैश इक्वल टू कितना, गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। ये दोनों चीजें याद रखनी, ये तो सेम ही है, ये दोनों आपको याद रखनी, 2-3 बार बोलोगे या लिखोगे से याद हो जाएगा। एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर है। अब ये गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ये वी बाई सी को अपन नॉर्मली बीटा भी लिख देते हैं। गामा को क्या बोलते हैं, लोरेंज फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में आया तो लोरेंज फैक्टर या रिलेटिविस्टिक फैक्टर भी बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट जैसे एक्स और वाई और जेड टी लिखा है, उसी का क्या है डिफरेंशियल फॉर्म लिखा है, तो डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। dx डैश करना है, जहां पे x है वहां पे dx, जहां पे टी है वहां पे dt, dy डैश इक्वल टू dy, dz डैश इक्वल टू dz, इसी प्रकार से dt को लिखा जा सकता है। ओके, अब इसने क्या बताया कि जब v क्या हो, c से बहुत ज्यादा कम हो, v इज वेरी वेरी लेस देन c हो, तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किस में जाएगा, गैलीलियन में जाएगा। लोरेंज कब होता है, जब v और c ऑलमोस्ट बराबर हो, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन किस में जाएगा, जीटी में जाएगा। कैसे जाएगा वो अपन देख लेते हैं। जब v इज वेरी वेरी लेस देन c है, तो बीटा की वैल्यू क्या थी, v बाई c थी, तो वो क्या आ जाएगा, v क्या है, बहुत ही छोटा है। v छोटा है तो सीधी सी बात है, c क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0 के बराबर आ जाएगा। तो बीटा क्या आ गया, 0 आ गया। बीटा 0 आ गया, यही चीज तो बीटा है। 1 माइनस 0 या फिर ये क्या आ जाएगा, गामा 1 आ जाएगा। जहां पे गामा 1 हो जाएगा तो एक्स टेस्ट कैसे हो जाएगा, एक्स टेस्ट इक्वल टू क्या था, गामा एक्स माइनस वीटी था। अब गामा तो 1 हो गया, तो एक्स टेस्ट इक्वल टू क्या आ गया, एक्स माइनस वीटी आ गया। एक्स माइनस क्या आ गया, वीटी आ गया। तो ये कैसा हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे इक्वेशन था कुछ उस प्रकार का रिजल्ट हमें मिल जाता। ओके, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। इसने लिख के भी बताया, टी डैश तो सीधा ही टी के बराबर आ जाएगा, और ये दोनों पहले ही बराबर थे, एक्स ऐसा आ जाएगा, मतलब ये कैसा आएगा, जीटी बन जाएगा। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रिजल्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले आ जाएंगे कब, जब v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा। ओके, अब क्या है, अब क्या है अपने पास में, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। वो देखो, सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी वही केस है आपके पास, क्या कि एक एस फ्रेम है, दूसरा एस टेस्ट फ्रेम है। एस टेस्ट फ्रेम है वो एस की रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जा रहा है, बस यही केस है। अब इसमें क्या है कि जो पहला आपके पास क्या है, फ्रेम एस है, उसमें वेलोसिटी मान लीजिए वी एक्स वी वाई वी जेड है किसी पार्टिकल की, और उसमें क्या है वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश। हमें क्या है वी एक्स वी वाई वी जेड का पता हो, तो अपन एस टेस्ट फ्रेम में किस प्रकार से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो वी एक्स टेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वी एक्स टेस्ट का कैसे होगा, वी एक्स माइनस वी 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला चेंज होगा जब क्या हो रहा है, एस टेस्ट फ्रेम एस की रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है, तब क्या आ रहा है वी एक्स माइनस वी आ रहा है। वी वाई डैश और वी जेड डैश का कैसे होगा, वी वाई डैश इक्वल टू वी वाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, नीचे सेम क्वांटिटी इसी के जैसे 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी इसका स्क्वायर है, यहाँ भी क्या होगा स्क्वायरिंग, मतलब वी एक्स इंटू वी आ गया। वी जेड भी क्या है, सेम इसी तरीके से रहेगा, वी जेड रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या 1 माइनस बाय में 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट रहेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमें क्या हो, वी एक्स वी वाई और वी जेड, यहाँ पर एक गलती की गई है क्या कि हमें क्या हो वी एक्स डैश वी वाई डैश और वी जेड डैश पता हो, और क्या फाइंड करना हो, वी एक्स वी वाई वी जेड फाइंड करना हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा, ये डैश आएगा और ये डैश आएगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूले हैं इनमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और डैश वाले को बिना डैश वाला और बिना डैश वाले को डैश वाला करना पड़ेगा। मतलब वी एक्स को कैसे लिखेंगे, जहां पे वी एक्स है वहां पे वी एक्स डैश, माइनस है वहां पे प्लस। लेकिन ये वाली क्वांटिटी, हाँ इसमें भी क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, सब जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, वी एक्स डैश प्लस वी 1 प्लस वी एक्स बाई वी एक्स इंटू वी बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली वी बाई का की जगह वी बाई डैश आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार से ये लिखा जा सकता है, मतलब हमें ये वाला याद रखना है। ये वाला याद है तो दूसरा वाला इसको देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डैश आएगा कि ये हमें पता हो तो दूसरे कैसे फाइंड करें।
ओके, नेक्स्ट क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एस फ्रेम है, एस फ्रेम में मान लीजिए कि आपके पास कोई क्या है, एल लेंथ की कोई भी क्या है रोड है, ऐसा मान लीजिए कि इसकी एल लेंथ क्या है, कि ऐसा मान लीजिए कि इसकी रियल लेंथ क्या है, L0 है, ठीक है, ये क्या है, रियल लेंथ, रियल लेंथ L0 है। अब एक ऐसा दूसरा फ्रेम है एस डैश, जो क्या कर रहा है, एस की रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आप क्या देखोगे कि जो क्या थी, मतलब एल लेंथ की या L0 लेंथ की क्या थी, रोड थी, उसकी लेंथ एस डैश फ्रेम में क्या हो जाती है, थोड़ी कम प्रतीत होगी है। ऐसा लगता है कि उसकी लेंथ क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, ये वाली लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई होगी। होती कैसी है, मतलब इसमें चेंज कैसे देखने को मिलता है, एल इक्वल टू L0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, रियल लेंथ हो, ये क्या है, मतलब संकुचन हो गया उसके बाद कितनी हो गई, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो लेंथ है वो वाली एल है, ये रियल वाली। पढ़ लेते हैं, L0 क्या है, एक्स डायरेक्शन में एस फ्रेम में लंबाई, मतलब रियल लेंथ, और कैपिटल एल जो है वो क्या है, एक्स डैश डायरेक्शन में एस फ्रेम में लंबाई, इमेजनरी लेंथ है, ये वाली। अब एक चीज और है इसमें, यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में मतलब ये जा रही है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो इसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में ही लेंथ का क्या होगा, मतलब चेंज होगा, एक्स डायरेक्शन में ही चेंज देखने को मिलेगा। वाई में होगा तो वाई में देखने को मिलेगा, जेड में वेलोसिटी होगा तो जेड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे एग्जांपल लिया गया है, ये आपके पास क्या है, ये कौन सा है, एस फ्रेम है जिसमें एक सर्कल है, ये एक्स, ये इसकी क्या है, एक्स लेंथ होगी, ये वाला वाई हो गया। दूसरा क्या है, एस टेस फ्रेम है, जो क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिख गया, वी वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, कौन सी लेंथ है वो घटेगी, एक्स वाली घटेगी, ये एक्स वाली घट गई और वाई वाली सेम, वाई वाली सेम है, एक्स वाली घट गई, तो कुछ इस प्रकार से इलिप्स टाइप संरचना या फिर स्ट्रक्चर बन गए, इलिप्स बन गया, मतलब सर्कल से इलिप्स बन गया, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बन गया। तो ये किसका कारण है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में होता, मान लीजिए कि वाई डायरेक्शन में क्या होती, वाई डायरेक्शन में वी होता, वाई डायरेक्शन में वी होता, तो ये किस प्रकार से होता, वाई कम हो जाता, एक्स सेम देता, इस प्रकार से हो जाती, एक्स तो उतनी रहती लेकिन वाई कम हो जाता। ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि एस फ्रेम में क्या है, एक क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये वाली मान लीजिए वाई है, नीचे वाली एक्स है, वैसे दोनों बराबर ही हुए। ये किसमें है, एस फ्रेम में है। एस टेस्ट में हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स में कर रहा है, तो एक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाई उतनी रहेगी, वाई उतनी रहेगी लेकिन एक्स थोड़ी कम हो जाएगी, तो किस में चेंज हो जाएगा, रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर किस में जाएगा, रेक्टेंगल में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा, नॉर्मल है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उसी प्रकार से एरिया कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी होता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का होता है। ये किस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे ए बराबर A0 है, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेगा, ए का फॉर्मूला है तो इसको क्या करेगा, जैसे इसमें रूट है एल वाले में, इसमें 1 पावर दे देगा, इसमें 2 या 3 पावर दे देगा, मतलब इस प्रकार से कंफ्यूजन होता है। लेकिन रियल फॉर्मूला कैसे होता है, ये एल का है, सेम एल बराबर L0, यहाँ पे A0, यहाँ पे ए आ जाएगा और V0 एंड V आ जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है वो सेम ही रहने वाला। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिमुल्टेनिटी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सिमुल्टेनिटी, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समताक्षणिकता, समक्षणिकता भी बोल देते हैं, समक्षणिकता। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे अकॉर्डिंग टू एस टी आर डी टी डैश इक्वल टू क्या लिखा था, गामा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, टी वाले की डिफरेंशियल फॉर्म लिखी। अगर क्या कर दे, dt को जीरो कर दे, यहाँ पे dt को जीरो कर दे तो कोई जरूरी नहीं है dt डैश क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। या फिर क्या कर दे, dt डैश, dt अगर जीरो है तो मतलब ऐसे होगा, dt अगर जीरो है तो dt डैश का जीरो होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से क्या है,
dt अगर जीरो नहीं है तो dt डैश भी जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं है तो ये जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एस फ्रेम में कोई दो घटनाएं हैं, दो इवेंट है एस फ्रेम में, अगर वो सेम टाइम पर हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है वो एस डैश में सेम टाइम पर हो। बस इसका इतना ही मीनिंग होता है। dt जीरो है तो जरूरी नहीं है dt डैश जीरो हो, या dt जीरो नहीं है तो जरूरी नहीं है कि dt डैश जीरो नहीं हो, मतलब जीरो हो सकता है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। दो इवेंट है वो एस में अगर क्या है जीरो है, मतलब सेम समय पे हो रही है, तो एस टेस्ट में भी सेम समय पर हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ऐसा है। नेक्स्ट क्या आता है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में क्या होता है डेल्टा टू या डेल टी भी बोल सकते हैं, डेल टी इक्वल टू डेल टी जीरो, बाय में कितना है रूट में 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र, या डेल्टा टी बराबर गामा डेल टी जीरो। अब यहाँ पे डेल्टा टी है वो क्या है डेल्टा टी जीरो है, टी जीरो है ये तो क्या है प्रॉपर लाइफ टाइम है रेस्ट फ्रेम में, मतलब एस फ्रेम में। दूसरा क्या है डेल्टा टी, ये इम्प्रॉपर लाइफ टाइम है किसमें, इम्प्रॉपर लाइफ टाइम है एस टेस्ट फ्रेम में। जैसे इसमें बताया गया है डेल्टा टी जीरो प्रॉपर लाइफ टाइम है, टाइम इंटरवल है इन रेस्ट फ्रेम, डेल्टा टी है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इन मूविंग फ्रेम। कई बार क्या है सिर्फ प्रॉपर टाइम इम्प्रॉपर टाइम देते हैं, तो वो हमें दिमाग में रखना है कि कौन सा क्या है, कौन सा समय प्रॉपर टाइम इम्प्रॉपर टाइम है। ओके, अब एक चीज और है क्या है डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी जीरो। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो क्या होता है, वो क्या होता है डेल्टा टी जीरो से बड़ा होता है, डेल्टा टी जीरो से क्या होता है बड़ा होता है। कैसे होता है बड़ा, क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होती है 1/√1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र होती है। तो नीचे क्या आएगी 1 से छोटी क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बड़ी आएगी, मतलब डेल्टा टी क्या आएगा डेल्टा टी जीरो से बड़ा आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 5 नंबर पे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो m इक्वल टू कितना होता है m जीरो, वही रूट में क्या आएगा बाय में 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है रेस्ट मास, m जीरो क्या है रेस्ट मास। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसी में ही है कि v बराबर c हो जाए तो उस केस में क्या होगा गामा, v बराबर c होगा तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो, मतलब 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, गामा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉर्मली अपने पास क्या था m इक्वल टू गामा n जीरो था, मतलब m भी मास पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसने इसका ग्राफ बनाया कि v बराबर c जो है उस केस पे क्या है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वरना उसके अलावा क्या है m जीरो पे है, जब दोनों बराबर होंगे तो ये क्या जाएगा इनफाइनाइट पे जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन में दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ई वाला इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये है P इंटू सी इक्वल टू कितना होता है रूट ऑफ के, फिर क्या है ब्रैकेट में K प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, K यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी रहती है। नेक्स्ट नोट पॉइंट लगा के क्या लिखा गया है, कंडीशन है, तीन कंडीशन है। पहली क्या है जब डेल आर ग्रेटर देन हो सी डेल्टा टी से, तो इसे बोलेंगे स्पेस लाइक इवेंट, क्या बोलेंगे स्पेस लाइक इवेंट। सेकंड क्या है डेल आर छोटा हो किससे सी डेल्टा टी से, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम लाइक इवेंट। ओके, यहाँ पे क्या आ गया टाइम लाइक इवेंट। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं लाइट लाइक इवेंट, डेल आर बराबर सी डेल्टा टी, इसको बोलते हैं लाइट लाइक इवेंट। कंडीशन है ये तीन। नेक्स्ट देखो क्या आता है इसी में ही है लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, इसको ऑप्शन में पूछ लेते हैं, चार ऑप्शन देते हैं, एक मतलब इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं होंगी बाकी होगी, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहला क्या है डेल आर स्क्वायर माइनस सी डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल आर डैश स्क्वायर माइनस सी डेल्टा टी डैश उसका स्क्वायर, मतलब पोजीशन का स्क्वायर माइनस सी डेल्टा टी इसका स्क्वायर, ये वाली चीज क्या रहती है इनवेरिएंट रहती है, मतलब बराबर कांस्टेंट, इसलिए इन दोनों को बराबर लिखा गया। इसी प्रकार से ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मतलब दोनों फ्रेम के अंदर कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्यों कांस्टेंट रहता है, रेस्ट मास एम नॉट भी नहीं बदलता है। दूसरा क्या है इसी प्रकार से जैसे ये लिखा था ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इस पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, जैसे वी ए बी इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जैसे जिसको पहले लिखा है उसी की वेलोसिटी सेकंड है, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में। वी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ओ। तो वी ए बी को कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। इसी प्रकार से वी ए सी का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन। वी ए सी का फॉर्मूला, जैसे अपने पास क्या है, कोई भी ए पार्टिकल है, फिर बी है, फिर कोई सी है, ठीक है। हमें ए से बी के बीच का पता है कि इसकी वेलोसिटी इसकी रिस्पेक्ट में कितनी है, ये तो पता है। दूसरा क्या पता है, बी का सी की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना है वो भी पता है। ए से सी की रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, वी ए सी इक्वल टू कितना, वी ए बी माइनस वी सी बी बाय में कितना, 1 माइनस वी ए बी वी सी बी बाय सी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे उसका सारा मास अपन क्या मानते हैं, केंद्रित मानते हैं, कंसंट्रेटेड मानते हैं। ओके, ये इसमें लिखा गया है, किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम का ऐसा पॉइंट, वह पॉइंट जहां पर उसका कंप्लीट मास, संपूर्ण मास जो है वो इमेजिनरी रूप से क्या माना जाता है, केंद्रित माना जा सके, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अब सेंटर ऑफ मास के जो भी फॉर्मूले है वो अपन लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आरसीएम जिसको बोल सकते हैं। तो कैसे होता है, समेशन आपके पास है एम आई आर आई वेक्टर बाय में समेशन एम आई वेक्टर, ठीक है। एम आई आर आई उसका समेशन हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, पूरा मास का समेशन हो जाएगा। ये कौन सी है, डिस्क्रीट सिस्टम हो तब उस फॉर्म में लिखा गया। कंटिन्यूस सिस्टम हो तो उसका क्या किया जाता है, अपने पास में इंटीग्रेशन किया जाता है, उस सबको पूरे को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है कंटिन्यूस सिस्टम का। तो कंटिन्यूस सिस्टम में आरसीएम कैसे लिखा जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। आर का आर, ठीक है। एम को कैसे लिखेंगे, डी एम आई लिख देंगे, नीचे एम है तो इसी में इंटीग्रेशन में डी एम आई लिख देंगे। तो ये आरसीएम का फॉर्मूला किस किस में है, डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूस सिस्टम में आ जाएगा। इसी फॉर्म में एक्ससीएम लिखना चाहिए तो एक्ससीएम इक्वल टू कितना, एम आई एक्स आई मिशन में बाय में एम आई। इसको नॉर्मली लिखना चाहिए दो पार्टिकल के लिए तो M1 X1 प्लस M2 X2 और बाय में टोटल मास कितना, M1 प्लस M2, दो पार्टिकल के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से YCM आ जाएगा, इसी प्रकार से ZCM का फॉर्मूला आ जाएगा। ये दोनों ध्यान है तो बाकी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो VCM इक्वल टू क्या क्या आएगा, जो RCM फाइंड किया है पोजीशन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम की रिस्पेक्ट में। तो DRCM बाय DT करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा अपने पास में, ये वाली चीज तो कांस्टेंट थी, क्या आ जाएगा, जो R वाली कंडीशन थी जैसे क्या था, समेशन MI तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा DRI बाय DT आएगा, कितना सा चेंज होएगा, बाय में समेशन MI था, बस ये किस में बदल जाएगा, VI में बदल जाएगा, VI में बदल जाएगा। यहाँ तक हो गया, ये वाली चीज तो सेम उसको देखकर भी लिख सकते। अब नीचे क्या है, टोटल मास का मतलब मास है उसका समेशन है, तो क्या आएगा, इसको पूरा मतलब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, टोटल मास आएगा, कैपिटल M मास आ जाएगा। ये वाली चीज ठीक है, इस M को इधर ले जाएंगे तो M इंटू VCM वेक्टर आ जाएगा, इधर ही आ गया। ओके, ये क्या बन गया, मोमेंटम बन गया। इसको खोल लेते हैं अपन, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर, ऐसा चलता रहेगा। PCM वेक्टर इक्वल टू ये P1 वेक्टर P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर या समेशन PI आ जाएगा। ओके, एफ एक्शनल फाइंड करें तो इसका क्या करेंगे अपन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी PCM अपॉन DT करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिसे हमें क्या पता चल रहा है कि PCM जो है वो क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, अब क्या फाइंड करेंगे थर्ड पे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेम इसी तरीके से MI AI अपॉन MI आ जाएगा, फाइंड कर सकते हैं। वही टोटल मास आ जाएगा नीचे वाली टर्म से, टोटल मास आएगा, टोटल मास को A से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी कुछ टर्म खोल दी, M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर, इस प्रकार से चलता रहेगा। एफ एक्शनल कितना आ जाएगा, ये फोर्स बन जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ से ACM वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, समेशन FI बाय मास M आ गया। ये जो फोर्स है ये कौन सा होता है, एक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो ACM वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, समेशन F एक्शनल बाय
एम। उसके बाद आती है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ई के सी एम, इसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 टोटल मास वीसीएम का स्क्वायर। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी है इसको कैसे लिखते हैं पूरे सिस्टम की, ये तो सेंटर ऑफ मास की है, पूरे सिस्टम की कैसे लिखेंगे, के सिस्टम इक्वल टू केसीएम प्लस समेशन के आईसीएम, या फिर इसको लिखते हैं इकेसीएम प्लस इके डैश। अब ये क्या क्या है, इके तो क्या है सिस्टम की है, पूरे की सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इकेसीएम क्या है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। एक है इके डैश, जिसको अपन ने जो भी लिखा है 1/2 समेशन में MIVICM का स्क्वायर, ये क्या है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष सिस्टम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। मतलब इके क्या है, मतलब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, और ये सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है उनकी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर आता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। रिड्यूस मास में क्या होंगे, दो पार्टिकल होंगे, दो पार्टिकल होंगे उनको क्या कर दिया जाता है, मतलब दो पार्टिकल को क्या मान लिया जाता है, एक ही सिस्टम बनाने के हिसाब से उनका मास क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, म्यू इक्वल टू m1 m2 बाय m1 प्लस m2 से फाइंड किया जाता है। जैसे इसमें केस आता है कि जब m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, ठीक है, तो उसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू m1, जैसे m1 बहुत ज्यादा छोटा हो m2 से तो क्या होगा, नीचे वाली क्वांटिटी में m1 को हटा देंगे, m1 को हटाएंगे तो ये किससे बदल जाएगा, m1 m2, m1 को नेग्लेक्ट कर दिया तो m2, फिर m2 से m2 कैंसिल, किसके बराबर आ जाएगा, m1 के बराबर आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन एटम है, जैसे 1H1, एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये इस वाला केस है। इस वाला केस है तो इसमें क्या आएगा, m1 के बराबर आएगा। m1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब ये me के बराबर ही रिड्यूस मास आएगा। दूसरा क्या है केस, जब दोनों ही मास बराबर हो, दोनों ही मास बराबर होंगे तो ऊपर m², नीचे 2m, मतलब m/2 आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रॉन, क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल न्यूट्रॉन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है रॉकेट सिस्टम। रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। अब नीचे इसमें क्या लग रहा है, जो भी मतलब क्या होगा, धुआं जो नीचे होता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, और ऊपर की तरफ इसकी जाने की वेलोसिटी कितनी है, v है। जो वी आर वेलोसिटी डिफाइन की गई है वो किसके बराबर होगी, एग्जॉस्ट वेलोसिटी जिसे बोल रहे हैं वो किसके बराबर होगी, u वेक्टर माइनस v वेक्टर की क्या आएगी, बराबर आएगी। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसकी बात कर लेते हैं कि ma वेक्टर इक्वल टू, टोटल फोर्स है ma वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होगा, जो ऊपर की तरफ लग रहा है किसके बराबर होगा, माइनस mg, नीचे की तरफ जो mg फोर्स है वो माइनस mg, और किसके बराबर होगा, माइनस vr dm बाई dt। तो कितना फॉर्मूला बनेगा, माइनस mg माइनस vr dm बाई dt आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगा वो क्या आता है, v इक्वल टू v0 प्लस vr log e बेस m0 बाई m माइनस gt। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये स्टार्टिंग की वेलोसिटी, ये एग्जॉस्ट वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे क्या है, m0 जो मास है वो तो क्या है, स्टार्टिंग का मास है, इनिशियल मास, इनिशियल में क्या आएगा, रॉकेट का भी मास प्लस जो इसमें फ्यूल भरा गया उसका भी मास, टाइम के साथ फ्यूल क्या होगा, खर्च होगा, तो लास्ट में जो ये m है ये क्या है, फाइनल मास होगा, और फाइनल मास किसका होगा, ओनली रॉकेट का होगा, माइनस क्या है, जीटी। ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार इनिशियल वेलोसिटी को 0 दे देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या टी को भी क्या देते हैं, 0 दे देते हैं, तो v इक्वल टू वी आर लोग ई बेस m0 बाई m इस प्रकार से फाइंड कर देते हैं। जैसे v को बता रखा है फाइनल वेलोसिटी, v0 इनिशियल वेलोसिटी, मास आपको बताई रखी है, ये रॉकेट प्लस फ्यूल का m0 इनिशियल मास, रॉकेट का m फाइनल मास। ये फॉर्मूला होता है, इसका मतलब क्या है, t 0 है, टाइम भी 0 दे रखा है, और इनिशियल वेलोसिटी v0 को भी 0 दे दे, तो जनरली ऐसा फॉर्मूला बनता है v इक्वल टू वी आर log e बेस m0 बाय m बाय m0, m0 बाय m था सर, m0 बाय m0 बाय, ओके। अब इसमें दो केस दे रखे हैं, पहला केस क्या है कि जो एक्सेलरेशन है a वेक्टर वो क्या हो 0 हो, एक्सप्रेशन क्या हो 0 हो,
जीरो हो तो उस इक्वेशन से, जो फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास ये वाली, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। इसको सोल्व करेंगे तो वी आर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एम जी बाई डी एम बाई डी टी। ओके, सेकेंड केस में क्या है कि इसी की वैल्यू क्या हो, मतलब कुछ देके चले, ए की वैल्यू क्या हो, जी हो, टू जी हो या फिर एन जी हो, तो अपन एन जी लेके चल रहे हैं, आप एन जी लेके चल रहे हैं, तो ये एम ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एन जी हो जाएगा। इससे सोल्व करेंगे तो वी आर इक्वल टू एम जी प्लस एम एन जी बाई माइनस डी एम अपॉन, ऐसा करके अपन एग्जॉस्ट वेलोसिटी वी आर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास में, कोलिजन। ठीक है, कोलिजन में अगर बात करें तो पहला क्या है, कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, लीनियर मोमेंटम, और दूसरा कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया कि मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 u2 से जा रहा है, दोनों कोलाइड होते हैं, तो m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की v2 हो जाती है। तो यहाँ पे ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। दूसरा क्या है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। इसमें क्या होते हैं कि दोनों पार्टिकल आपस में टकराकर, जब टक्कर हो जाती है उसके बाद आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो किस प्रकार से होगा, m1 u1 था वेलोसिटी के साथ, m2 u2 के साथ, तो आपस में कोलिजन हुई तो m1 प्लस m2, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, चिपक गए, तो इनका साइज बड़ा हो गया और एक कॉमन वेलोसिटी से क्या होते हैं, मूव करते हैं v से। इस केस में देखो, इस केस में क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 बाय v, या ये अपने को नॉर्मली क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक में वेलोसिटी v पूछा जाता है, ये जो कॉमन वेलोसिटी है v पूछी जाती है, तो ये इसको इस वाले से मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाती है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी में बात करें तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 प्लस m2 इनटू v स्क्वायर प्लस कुछ ना कुछ क्या आती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती, कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहती। अब क्या आता है, एनालिसिस ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसमें जो क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो हमें ध्यान में रखने। तो पहला इसमें है इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल की इलास्टिक कोलिजन है, उसका फर्स्ट केस कौन सा है, लैब फ्रेम के अंदर। लैब फ्रेम का ये वाला जो दो फॉर्मूले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जो पेपर हुआ है 2025 में, उसमें आरपीसी 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल न्यूमेरिकल था, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या है, जैसे v2 वेक्टर है, मतलब सेकंड पार्टिकल की कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो v2 वेक्टर या v2 बोल देते हैं सीधा, v2 इक्वल टू क्या होगा, नीचे दोनों में सेम है, दोनों में क्या, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। v2 की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, m2 माइनस m1 और u2 वाली टर्म, मतलब 2 वाली टर्म, m2 माइनस m1 u2। सेकंड में क्या आ जाएगा, 2 वाली टर्म आ गई, 1 वाली टर्म आ जाएगी, मतलब 2m1 u1 वेक्टर, 2m1 u1 वेक्टर। इसी प्रकार से v1 की बात करेंगे तो v1 की इसके हिसाब से बात करें तो m2 माइनस m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 u1 वेक्टर, नीचे तो सेम ही है। दूसरी क्या आ जाएगी, जैसे ये m1 माइनस m2 u1 वेक्टर, नीचे सेम ही है, प्लस दूसरी क्वांटिटी में 1 वाले की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 वाली क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 2m2 u2 और नीचे m1 प्लस m2, नीचे सारा सेम ही है। जिसकी बात हो रही है उसमें मतलब पहले कर देंगे, 1 की बात आ रही है तो m1 माइनस m2, 2 की बात हो रही है तो m2 माइनस m1। सेकेंड टर्म 2m2 u2, अगर 1 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है तो 2m1 u1। 2-4 बार ऐसे पढ़ेंगे या लिखेंगे तो हो जाएंगे, बाकी इस पे क्वेश्चन करेंगे तो भी ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, सीएम फ्रेम, सेकंड केस है इसका। सीएम फ्रेम में बात करें तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm इक्वल टू कितना आता है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर बाय में m1 प्लस m2 इक्वल में ये इसी के बराबर आता है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर बाय में टोटल मास m1 प्लस m2। अब यहाँ पर बताया गया है कि u1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किस में है, ये लैब फ्रेम में। इसी प्रकार से u2 भी बोल सकते हैं कि सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी लैब फ्रेम। v1 क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी लैब फ्रेम में, v2 सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी लैब फ्रेम में। मतलब ये सारे क्या है, बिना डैश वाली जो भी चीजें हैं वो सारी लैब फ्रेम की है।
अब जो डैश जिसमें लगा हुआ है u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, ये सारे किसमें होते हैं, सीएम फ्रेम की वेलोसिटी होती है। जैसे u1 डैश क्या है, फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी किसमें, सीएम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। तो u1 डैश सेंटर ऑफ मास में हो जाएगा। इसी प्रकार से u2 डैश है वो क्या है, सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास या सीएम फ्रेम में। v1 डैश फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी सीएम फ्रेम। तो फाइंड कैसे करते हैं वो देखो। जैसे u1 डैश का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी है किसमें, डैश है तो सीएम फ्रेम में। फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी सीएम फ्रेम में कैसे लिखी जाती है, u1 मतलब उसी की वेलोसिटी लैब फ्रेम में माइनस vc। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी रखना इसमें से, दोनों में से इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मल क्या हो गया, u डैश या v डैश हो, u डैश इक्वल टू u माइनस vc। इसी प्रकार से v डैश हो सेंटर ऑफ मास सीएम फ्रेम में v माइनस vc, ऐसा हो। तो ये हो गया, इसी प्रकार से u2 डैश को लिखा गया। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इसमें क्या, कि v1 डैश की वैल्यू क्या आती है, माइनस u1 डैश के बराबर आती है, ठीक है। v2 डैश की वैल्यू माइनस u2 डैश के बराबर आती है। मतलब सीएम फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है कौन सी, फाइनल वाली इनिशियल के बराबर आती है, बस एक नेगेटिव साइन है, मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसी प्रकार से सेकंड पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बराबर होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दोनों ही आपस में क्या आती है, फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बराबर, सेकंड पार्टिकल की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बराबर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कोई भी याद रखना इन दोनों में से, ये याद रख सकते हो। ये तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ही दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है, सेकंड मतलब पॉइंट आ गया अपना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक की बात हो चुकी है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल। इसमें पहला कौन सा है, इन लैब फ्रेम। लैब फ्रेम की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इक्वल टू m1 प्लस m2 v वेक्टर। इससे v वेक्टर क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब जितना चेंज है डेल्टा के बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आएगा, m2 बाय m1 प्लस m2। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, लैब फ्रेम में हो गया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात हो रही है, तो उसमें देखो क्या है कि m1 और u1 वेक्टर है प्लस m2 u2 वेक्टर, मतलब u2 जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसमें ऐड होगी, इस प्रकार से हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा, vcm की बात करेंगे तो क्या आएगा, m1 u1, क्योंकि u2 तो क्या है 0 है, बाय में क्या आ जाएगा, मास m1 प्लस m2 आ जाएगा। u1 डैश की बात करेंगे तो क्या आएगा, u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस vcm। अब इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी, m2 u1 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। इसी प्रकार से u2 डैश की फाइंड करेंगे तो माइनस m1 u1 वेक्टर और बाय में कितना आ गया, m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्या है, v डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, v डैश इक्वल टू v माइनस vcm, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये क्या आ जाएगी, वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, और इसमें किस प्रकार से कंडीशंस होती है वो इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, स्कैटरिंग एंगल इन 2D इलास्टिक कोलिजन। 2D इलास्टिक कोलिजन में जो स्कैटरिंग एंगल है वो आपका टॉपिक है। ये जो फॉर्मूला आपका लिखा गया है ये आया था किसमें, आरपीएससी 2022, सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, ये फॉर्मूला ही था, ठीक है। m1 को नीचे लिखा गया था, या फिर बीच में माइनस था, कोस ऊपर था या साइन नीचे था, ऐसा ऑप्शन था। तो इसमें क्या होता है, tan θ 1 इक्वल टू tan θ 1 इक्वल टू कितना, tan है तो वैसे भी क्या बनाना है, साइन बाय कोस, ऐसा कुछ होगा तो याद रख सकते हैं। बाहर tan है तो इधर भी tan जैसी कुछ चीज होगी, तो साइन ऊपर कोस नीचे, तो साइन θ बाय कोस θ एडिशन में क्या आएगा, m1 बाय m, क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, m1 प्लस में क्या आ जाएगा, m1 बाय m2। यहाँ पर θ1 θ2 क्या है, लैब फ्रेम के अंदर एंगल है, ठीक है। जो मास होंगे m1 m2 वो मतलब टकराने के बाद जिस एंगल पे जाएंगे, तो वो लैब 2D में बात हो रही है कोलिजन में, तो ये लैब फ्रेम में जो एंगल बनाएंगे वो कितने हैं, θ1 θ2। सीएम फ्रेम में एंगल कितना है, थीटा है, सीएम फ्रेम में कितना है, थीटा। थीटा एंगल सीएम फ्रेम में, θ1 θ2 लैब फ्रेम में। tan θ1 इक्वल टू कितना, sin θ बाय cos θ प्लस m1 बाय m2। अब इसका केस है पहला, क्या है, m1 इज ग्रेटर देन m2। जब m1 क्या है, m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है, तो ये वाली चीज क्या आ गई, m1 बाय m2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है,
cos थीटा प्लस m1/m2 बड़ा आएगा 0 से। कैसे आएगा? क्योंकि cos थीटा क्या हो सकता है, -1 या +1, ऐसा कुछ वैल्यू हो सकता है। -1 से +1 के बीच की वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए 1 है और ये 1 से बड़ा है, मतलब बड़ी क्वांटिटी आएगी। -1 रख देते हैं तो ये इससे, मतलब इसको -1 रख देते हैं तो ये क्या है, 1 प्लस कुछ एक्स्ट्रा ही है, 1 से थोड़ा सा क्या है, ऊपर ही है, मतलब कुछ ना कुछ बच जाएगा, 0 तो नहीं होगा। तो m1/m2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो cos थीटा प्लस m1/m2 क्या आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा, 0 तो नहीं आएगा। तो ये चीज क्या है, 0 से बड़ी है। नीचे वाली चीज क्या है, 0 से बड़ी है। तो नीचे क्या है, किसी चीज का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 0 नहीं है। मतलब क्या होगा कि tan थीटा 1 है वो इनफाइनाइट तो किसी केस में नहीं आ सकता, इनफाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे जो क्वांटिटी है वो 0 नहीं है, मतलब लेस देन इनफाइनाइट आएगा, थोड़ा उससे कम आएगा। ये कम है, मतलब थीटा 1 क्या आएगा, 90 से कम आएगा। थीटा 1 क्या आएगा, 90 से थोड़ा कम आएगा। ये वाला केस आपको याद रखना है कि इस वाले केस में ऐसा एंगल का होता है। इसमें जो ग्राफ बनाया गया, इधर थीटा, इधर क्या है, tan थीटा 1। जब हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 करते हैं, तो इसमें देखिए थीटा 0 पे ये सारा 0 ही हो गया, 0 आ गया। नेक्स्ट एक ये केस देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, पाई है, एंगल पाई है, तो भी ये सारा क्या हो गया, 0 होगा। थर्ड केस क्या है, π/2 की बात कर लेते हैं कि ये π/2, तो sin π/2 1 हो जाएगा, cos π/2 0 हो जाएगा। कुछ ये चीज आपके पास में होगी जो कि क्या है, 1 से बड़ी होगी। मतलब ये यहाँ पे क्या होगी, π/2 पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, तो मतलब यहाँ पर एक पीक मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा केस है m1 बराबर m2। m1 m2 बराबर है, मतलब क्या आ गया, m1 बाय जो m2 है वो क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये वाली क्या आ गई, 1 आ गई, ये वाली 1 आ गई। यहाँ पे cos थीटा 1 है। अब cos थीटा है, cos थीटा 1 है, वो क्या हो सकता है, 1 के बराबर, मतलब 1 से -1 से 1 के बीच में, या फिर इनके बराबर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्या रखते हैं, मिनिमम वैल्यू -1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो ये पहले से क्या है, +1 है, तो ये तो क्या आ जाएगा, नीचे टर्म 0 आ जाएगी। इसके अलावा जो भी वैल्यू हम रखेंगे, मतलब इनके बीच की या 1 तक रखेंगे, तो ये कुछ ना कुछ क्या आएगा, इससे क्या आएगी, मतलब tan थीटा की वैल्यू है जो 0 रखने पे क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, नीचे 0 आ गया, नीचे 0 आ गया, मतलब क्या आएगा, tan थीटा, ये वाली चीज समझ लेंगे भाई, जैसे 1/0 आएगा तो इनफाइनाइट आएगा। cos थीटा की वैल्यू -1 रखते हैं तो इनफाइनाइट आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो tan थीटा 1 क्या आएगा, थोड़ा सा इनफाइनाइट से कम जा सकता है, या -1 रखने पे इनफाइनाइट के बराबर आ सकता है। -1 रखेंगे तो इनफाइनाइट, इसके अलावा कोई वैल्यू रखेंगे तो उससे थोड़ा छोटा। तो tan थीटा 1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब थीटा 1 लेस इक्वल किसके आ जाएगा, π/2 के आ जाएगा। ठीक है, बराबर हो सकता है π/2 के, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। तो टर्मिनल वैल्यू है π/2। ऐसा कुछ अब आपने देखा कि थीटा 1 जो थीटा 2 होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा 1 मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2 हो सकता है, या फिर उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैक्सिमम अगर π/2 है, मैक्सिमम क्या है, थीटा 1 की वैल्यू क्या है, π/2 है, तो उस केस में थीटा 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर लेस देन, दूसरा केस क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, थीटा 1 है, वो क्या है, लेस देन π/2, लेस देन π/2 है, तो ये थीटा 2 क्या होगा, थोड़ा, मतलब थोड़ा सा कम होगा, तो 0 से तो क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब 2 केस आ जाएंगे थीटा 2 के, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि थीटा 1 क्या है, π/2 मैक्सिमम वैल्यू है, या उससे कम। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास में, थर्ड केस है, m1 इज लेस देन m2। m1 क्या है, जब m2 से छोटा हो, ये वाला केस हो, तो ये चीज क्या आएगी, m1/m2 लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये क्या है, लेस देन 1 है, 1 से क्या है, छोटा है। तो cos थीटा को अपन क्या ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। -1 लेने से ये नीचे जो क्वांटिटी माइनस की आएगी, मतलब tan थीटा 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। tan थीटा 1 लेस देन 0 आ गया या नेगेटिव आ गया, मतलब थीटा 1 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। थीटा 1 क्या चला जाएगा, 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। ये वाला केस भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज याद रखनी है बस। एंगल की वैल्यू किसमें कितनी होती है और किस कंडीशन के हिसाब से एंगल कितना होता है। ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा 1 है, यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपन कि जब क्या है, यहाँ पे क्या है, π/2 है,
और यहाँ पे π/2 से ऊपर एंगल जा रहा है, उस केस में tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और इसमें क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपके पास है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी बातें होगी। तो पहला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आई इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। या इसको क्या करें, मतलब बहुत ज्यादा पार्टिकल है, उसके लिए कैसे लिखेंगे, समेशन है mi/r स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा गया है, डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए लिखा गया है। जैसे ये रहा, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए लिखा गया है कि कोई भी क्या है, m1 पार्टिकल होगा r1 पे, m2 पार्टिकल r2 पे, m3 r3 पे, m4 r4 पे, ऐसे चलता रहेगा। तो उसको इस प्रकार से फाइंड करेंगे। कंटिन्यूस सिस्टम है तो वहां पे क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, आर स्क्वायर तो रहेगा, m की जगह dm आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट टाइम रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ mi/r स्क्वायर है वो m के स्क्वायर के बराबर रखते हैं। m के स्क्वायर के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे यही है रेडियस ऑफ गायरेशन, रूट के अंदर 1/m समेशन mi/r स्क्वायर। जैसे किसी के लिए क्या होगा, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I 3/2 mr स्क्वायर होगा, ठीक है, किसी के लिए, तो हम इसको किसके बराबर रखेंगे, m के स्क्वायर के बराबर रखेंगे। यहाँ से अपन k फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, रूट 3/2 r। ऐसे अपन क्या करेंगे, किसी के लिए मतलब I जो होता है उसको m के बराबर, m के स्क्वायर के बराबर रख के k को फाइंड किया जाता है। अब इसी में दो अपने पास थ्योरम आती है। पहले क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आती है तो उसमें क्या है कि दो परपेंडिकुलर, तीन परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे x है, y है और z है। x के अराउंड हमें क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, y के अराउंड हमें पता है, z के अराउंड फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, iz इक्वल टू ix प्लस iy। अब ix की वैल्यू क्या होगी, मास m तो होगा लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, x नहीं होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के हिसाब से कौन सी है, y है, तो कैसी होगी, my स्क्वायर होगी। समेशन इसलिए लिखा है कि काफी पार्टिकल्स हों, इसलिए क्या होगा, m इंटू वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आई वाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है तो ये जो r होती है r स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये y है, y के परपेंडिकुलर x है, तो आई वाई इक्वल टू समेशन m x स्क्वायर होगा, इसमें m y स्क्वायर इक्वल टू होगा i x। आई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। सेकेंड थ्योरम कौन सी आती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस प्रकार से है कि जैसे ये आपके पास क्या है, कोई रिंग है मान लीजिए, ठीक है, कोई क्या है, रिंग है, ये इसकी क्या है, तो ये इसकी क्या है, रोटेशन एक्सिस है। मान लीजिए ये रोटेशन एक्सिस है इसकी, इसके पैरेलल अपन ने एक और एक्सिस ले ली। इस एक्सिस के अराउंड हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए IG है, और हमें इसके अराउंड तो पता है, लेकिन किसी पैरेलल एक्सिस इस प्रकार से है ये, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, और हमें क्या पता है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, I इक्वल टू कितना, I इक्वल टू IG प्लस m इंटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जिसका पता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m मास इंटू बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जिसका हमें पता करना है, इसका तो पता है, इसका हमें पता करना है। ये आपके पास थ्योरम है, ये कई जगह यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है इनर्शियल कोफिशिएंट, जड़त्वीय गुणांक जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे J इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I ओमेगा, जैसे P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V होता है। मोमेंट, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू कितना होगा, मास की जगह रोटेशनल मोशन में क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, और V की जगह मतलब लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो J इक्वल टू I होगा। इसी प्रकार से Jx को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Jx इक्वल टू I XX ओमेगा x, I XY ओमेगा y, I XZ ओमेगा z। सिमिलरली Jy को लिखेंगे YX YY और YZ, ये सारी चीजें आ जाएगी। इसी प्रकार से JZ को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये है IX IXY IXZ या IYX IYY IYZ, या ये तीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनर्शियल कोफिशिएंट होते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है, ये हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यूज दी हुई है इनकी, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IXX की वैल्यू क्या होगी। ये समझने के लिए बनाया गया कि समेशन MI/RI स्क्वायर माइनस XI स्क्वायर, मतलब RI में से XI घटा देंगे तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा, y वाला, मतलब y स्क्वायर और z स्क्वायर बचेगा। तो IXX इक्वल टू क्या आएगा, समेशन MI
और क्या बचेगा वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। आई एक्स एक्स में क्या आ जाएगा एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड, मतलब नॉर्मल बोल लेते हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से वाई वाई की बात करें तो वाई वाला फैक्टर छोड़ दो एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से आई जेड जेड की बात करें तो जेड वाला फैक्टर छोड़ के एम ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दो सेम है तो खुद वाला फैक्टर एक छोड़ना है। आई एक्स एक्स में वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई वाई वाई में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड जेड में जेड वाला छोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गई जब सेम है सारे। अब इसमें वैल्यू की बात करते हैं आई एक्स वाई आई वाई एक्स दोनों सेम होंगे, माइनस साइन होगा एम आई होगा, और जो ये वैल्यू लिखी हुई ये वाली वैल्यू मतलब एक्स आई वाई आई एक्स वाई इक्वल टू आई वाई एक्स इक्वल टू माइनस एम आई एक्स आई वाई आई। इसी प्रकार से जेड एक्स एक्स जेड की माइनस एम आई ठीक है एक्स आई जेड आई, ये वाली चीज ही रखनी है, माइनस याद रखना है माइनस एम आई जेड आई वाई आई आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि कई कई जगह हमें ये फाइंड करना पड़ता है कुछ न्यूमेरिकल्स में, तो ये चीजें याद हो सकती है, आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इनर्शिया मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं आई एक्स एक्स है आई एक्स वाई है फिर आई एक्स जेड है, फिर वाई की बारी आ जाएगी, फिर जेड वाले की बारी आ जाएगी, जेड के साथ एक्स जेड के साथ वाई और जेड के साथ है जेड। ये क्या है इनर्शियल कोफिशिएंट जो है, इनर्शियल कोफिशिएंट टेंसर है, ये इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर भी बोलते हैं। ये कौन सा होता है सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है, कौन सा होता है सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। नेक्स्ट जे इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा होता है, तो इसी बेसिस पे इसको लिखा गया। आई की मैट्रिक्स लिखती ओमेगा की जगह ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, और जे की जगह जे एक्स जे वाई जे जेड। ठीक है, इनको मल्टीपल करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लंबा फॉर्मूला ये होता है ई के इक्वल टू कितना 1/2। जैसे नॉर्मली अपन लीनियर मोशन में कैसे लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर, तो रोटेशनल मोशन में कैसे लिखेंगे 1/2 m की जगह क्या आएगा आई और v की जगह ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। 1/2 बाहर है, अब आई ओमेगा स्क्वायर होगा तो आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये देखो आई एक्स आई आ गया, मतलब डायमेंशन की बात करें आई और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो 2 इंटू आई एक्स वाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, 2 इंटू वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड, 2 इंटू एक्स जेड ओमेगा जेड, और क्या आ जाएगा ओमेगा एक्स आ जाएगा। ये तो लंबा फॉर्मूला है। जब क्या बोलेगा ये एक्सिस आर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो ये जो वैल्यूज आपकी होती है कौन सी आई एक्स वाई है, ठीक है आई वाई एक्स है वाई जेड है, मतलब ये जो अलग अलग क्वांटिटी वाली वैल्यू है ना एक्स जेड है, या फिर आई कौन सी एक्स वाई हो गई वाई जेड एक्स जेड मान लो, ये सारी की सारी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। ये सारी जीरो होगी तो सिर्फ ये वाली चीजें बचेगी। जब क्या होगी एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो ये वाली चीज ही बचेगी, और उस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसा रहेगा 1/2 आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स जेड कैसे ये जेड जेड होगा, ठीक है ये वाई वाई होगा ये जेड जेड होगा, मतलब ये वाली क्वांटिटी बचेगी बाकी सारा जीरो है। अब अपने पास क्या है यूलर इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या होती है टो 1 इक्वल टू आई 1 डी ओमेगा 1 बाई डी टी, डी ओमेगा 1 बाई डी टी, ये तो क्या है 1 वाली क्वांटिटी आ गई, आई 1 डी ओमेगा 1 बाई डी टी आ गया, क्योंकि आपके पास क्या होता है टो इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सलेरेशन होता है, तो डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, तो ये वाली टर्म उससे आगे। नेक्स्ट क्या है प्लस 1 है तो 1 वाले को छोड़ दो आई 3 माइनस आई 2, क्योंकि कैसे जाए क्या होगा आई 3 माइनस आई 2 ओमेगा 3 ओमेगा 2, आई 3 माइनस आई 2 ओमेगा 3 ओमेगा 2। इसी प्रकार से इससे बनाएंगे तो आई टो 2 इक्वल टू आई 2 डी ओमेगा 2 बाई डी टी प्लस आई 1 माइनस आई 3 डी ओमेगा 1 माइनस मतलब डी 1 टो 2 कितना आई 2 डी ओमेगा 2 बाई डी टी प्लस आई 1 माइनस आई 3 डी ओमेगा 1 बाई डी ओमेगा, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ टो 2 इक्वल टू आई 2 डी ओमेगा 2 बाई डी टी प्लस आई 1 माइनस आई 3 ओमेगा 1 ओमेगा 3, टो 3 में पहली क्वांटिटी 3 वाली फिर 2 माइनस आई 2 माइनस आई 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी यूलर इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे अपन क्या करते हैं जो इनर्शिया टेंसर होता है आई, इसकी मतलब कुछ केसेस के लिए इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं, बाकी निकाल भी सकते हैं, अगर याद होती है तो याद भी रख सकते हैं।
जैसे सबसे पहले क्यूब दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले क्यूब दिया गया और इसमें क्यूब जो है, क्यूब है और एक्सिस कहां पे है, क्यूब की बिल्कुल जो ये क्या है किनारे हैं उनकी डायरेक्शन में ही है, इस प्रकार से है इस वाले केस के लिए। और इसकी क्यूब की लेंथ कितनी है, a है। इस वाले केस के लिए इनर्शिया टेंसर कैसे होता है, m² तो रहेगा ही सब में, तो इसको बाहर निकाल लिया। ये कौन सा होता है, आई एक्सेस, आई वाई वाई और ये आई जेड जेड, तो इसकी वैल्यू 2/3 2/3 2/3, बाकी सारे के सारे -1/4, ठीक है। इस वाले केस के लिए जब क्या है, इसकी मतलब जो एज है किनारे हैं उसी की डायरेक्शन में क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया गया है, तब m² बाहर 2/3 2/3 2/3, मतलब ये डायगोनल 2/3, बाकी सारे -1/4। सेकेंड केस है और कि क्यूब में क्या लिया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके सेंटर से लिया गया है, मतलब इस बार इस डायरेक्शन में ना लेकर सेंटर पे लिया गया है, बीच में से लिया गया है, तो हम क्या करेंगे उस केस में क्या होगा, m² बाहर, ये जो डायगोनल है, डायगोनल में क्या होता है, ये आई एक्सेस आई वाई वाई और आई जेड जेड, ये वाले 1/6, बाकी सारे 0, तो इसको याद रखना इतना टफ नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके एज पे था, किनारों पे था, तो डायगोनल वाले 2/3, बाकी सारे -1/4। अब बीच में है कोऑर्डिनेट सिस्टम तो 1/6, कौन सा डायगोनल, बाकी सारे 0, उसमें -1/4 एंड 2/3। स्क्वायर प्लेट है उसके लिए फाइंड भी कर सकते हैं, इस प्रकार से स्क्वायर प्लेट है ये XY Z में, और इसकी लेंथ क्या होगी, a होगी, a लेंथ होगी तो क्या होगा, m² बाहर, ये सारे मतलब 1/3 1/3 और 2/3, ये -1/4 -1/4, बाकी सारे 0, इसमें निकाल भी सकते हैं, अगर याद रहता है तो याद भी रख सकते हैं। अब जो मैकेनिक्स है इसका फोर्थ पार्ट है इलास्टिसिटी, इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले यंग मॉडुलस की बात कर लेते हैं। यंग मॉडुलस में क्या होता है, y इक्वल टू कितना होता है, F/A, स्ट्रेस हो गया, बाय में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसको बोलते हैं डेल L बाय L, F/A अपॉन में डेल L बाय L, मतलब क्या है, ये आपके पास में क्या था, कोई सिलेंडर मान लो, ठीक है, या कोई पाइप मान लो, इसकी लेंथ L थी, इसको खींचकर इसका साइज बढ़ाया गया, तो मान लीजिए डेल्टा L इसका साइज में चेंज, मतलब लेंथ में चेंज कितना है, डेल्टा L, इनिशियल कितनी थी L, तो डेल्टा L बाय L, F/A डेल्टा L बाय L, ऊपर क्या होता है स्ट्रेस, नीचे क्या होती है स्ट्रेन, ऊपर प्रतिबल, बाय में विकृति जिसे बोलते हैं स्ट्रेन होता है, तो ये क्या हो गया, यंग मॉडुलस हो गया। नेक्स्ट क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस कैसे होता है, ये ठीक है, प्रेशर में चेंज, बाय में क्या है, वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, डेल्टा V बाय V, जैसे इसमें दिखाया गया है कि इसमें क्या है, इनिशियल वॉल्यूम V था, फिर मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम V था, उसके बाद कुछ वॉल्यूम इसका कम हो जाता है, तो जो भी चेंज है वॉल्यूम में डेल्टा V, इसलिए वॉल्यूम कम होने की वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है, डेल्टा V बाय V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी, और ये कौन सी आ जाएगी, प्रेशर में चेंज डेल्टा P आ जाएगा, मतलब क्या बन गया, माइनस का P V बाय में डेल्टा V, ये क्या है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ितता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जस्ट K की, मतलब बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब बीटा इक्वल टू 1/K, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस, दो टाइप के होते हैं। बल्क मॉडुलस क्या है, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आइसोथर्मल केस के लिए, आइसोथर्मल केस होता है, दूसरा होता है एडियाबैटिक, ठीक है। तो आइसोथर्मल के लिए अपन फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर आती है, KT इक्वल टू P के बराबर। कैसे फाइंड करेंगे आइसोथर्मल केस, जैसे आपके पास इक्वेशन होती है क्या, PV इक्वल टू nRT। अब आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर सेम है, मतलब क्या आएगा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इससे अपने को क्या फाइंड करना है, PV अपॉन डेल्टा V, इसका डिफरेंशिएशन करके ये चीज फाइंड की जा सकती है, मतलब K क्वांटिटी फाइंड की जा सकती है, इसकी वैल्यू आएगी P। एडियाबैटिक के लिए कितनी आती है, इसकी बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा P आती है, और ये कैसे फाइंड करेंगे, PV गामा इक्वल टू क्या होता है, एडियाबैटिक के लिए कांस्टेंट होता है, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, PV अपॉन डेल्टा V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से आ जाएगी। तो आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस P होता है, और एडियाबैटिक के लिए कितना होता है, गामा P होता है। गामा पता ही है, Cp अपॉन Cv एडियाबैटिक रेशियो होता है। क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, इसको अपन देख लेते हैं।
अब जो भी आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में होगा क्या, ऊपर कोई स्ट्रेस होगा, नीचे क्या होगा, स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, स्ट्रेन मतलब विकृति। तो स्ट्रेस कौन सा यूज किया जाता है रिजिडिटी मॉडुलस में? स्ट्रेस होता है टेंजेंटियल स्ट्रेस यूज किया जाता है। स्ट्रेन कौन सी यूज की जाती है? शियरिंग स्ट्रेन यूज की जाती है। अब वो कैसे होता है देखो, जैसे आपके पास क्या है, ये कोई लेयर थी, ये कोई क्या थी, लेयर थी। हमने इसको मान लीजिए थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने से ये लेयर का मतलब थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। पहले लेंथ इसकी एल थी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। एंगल मतलब यहां से यहां चली गई, ये एंगल जो है जिसे क्या बोलते हैं, अपरूपण कोण बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, फाई है। शियरिंग एंगल बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये कितना है, फाई है। तो शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू कितना होता है, tan फाई के बराबर होता है। और tan फाई की वैल्यू एंगल है, 2 की वैल्यू है, तो किसके बराबर आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा एक्स बाई एल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल आ जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इसको नॉर्मली अपन वैल्यू कम है तो ऑलमोस्ट 5 के बराबर भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एल। ये क्या है, शियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू है। नीटा लिखेंगे तो नीटा इक्वल टू क्या आएगा, एफ बाई ए टेंजेंटियल स्ट्रेस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगी, शियरिंग स्ट्रेन आ जाएगी, डेल्टा एक्स बाई एल। या एल ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा एफ एल बाई ए डेल्टा एक्स। या एफ ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, एफ ठीक है, ए ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो ये नीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, एफ अपॉन ए इंटू फाई आ जाता है। ये फॉर्मूला है, ये सिर्फ समझने के लिए कि नीटा क्या होता है और आपके पास में बल्क मॉडुलस क्या होता है या फिर यंग मॉडुलस क्या होता है, ये समझने का वे है। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कौन सा यूज होता है, बाकी काम यहाँ पर काम क्या आएगा, यहाँ पर ये जो रिलेशन है इनके अंदर सिग्मा वाई के जो भी है नीटा है, इनके जो रिलेशन है वो ही पूछे जाते हैं, बाकी ये सारी चीजें समझने के लिए। तो अब आता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा आर बाई आर बाई डेल्टा एल बाई एल। अब ये डेल्टा आर बाई आर क्या है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं, और इसे कौन से बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये सारा समझने के लिए था। अब है इनके रिलेशन, रिलेशन हमें याद रखने। तो पहला रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। अब देखो 3 के बाद में मतलब 3 से पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो कैसे आ गया, जैसे 3k है 1 माइनस 2 सिग्मा है, इसको याद कर लिया तो ये भी याद हो जाएगा। y में क्या है, 2k की जगह क्या है, नीटा है, 2 नीटा, और 2 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो 2 और 1। इसमें क्या था, 3 के बाद में 2 सिग्मा और इसमें 2 के बाद में 1 सिग्मा। तो 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, इसमें 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है रिलेशन। नेक्स्ट कौन सा रिलेशन है, अब इसमें से मर्जी है ये वाला याद करना चाहो या ये वाला, बाकी पूछा सबसे ज्यादा यही वाला है। ठीक है, 9 बाई वाई इक्वल टू 2 बाई नीटा प्लस 1 बाई के, या फिर ये वाला याद रख लो, 9k नीटा y इक्वल टू 9k नीटा 2k प्लस नीटा, मर्जी आपकी है। बाकी रिलेशन सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा इक्वल टू कितना है, 3k माइनस 2 नीटा। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 नीटा करना है, प्लस करना है 3k का डबल करना है, मतलब 6k करना है। तो सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 नीटा y में 2 नीटा प्लस 6k, 3k माइनस 2 नीटा y में 2 नीटा प्लस 6k। ये जो रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, या फिर इस पे सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोर्सन ऑफ ए सिलेंडर। टोर्सन ऑफ ए सिलेंडर, इसमें इस टॉपिक के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, उसका ऊपर वाला जैसे ये क्या है, सर्कुलर सरफेस है, ऊपर से इसको पकड़ के नीचे वाले सिरे से क्या कर दिया जाए, इसको मरोड़ दिया जाए। ठीक है, ट्विस्ट कर दिया जाए, इसको मरोड़ दिया जाए, तो किस प्रकार से इसकी जो लेयर है उसमें एंगल का कितना फर्क आता है। एक तो क्या है, 2 लेयर है इसकी, मतलब एक तो ये वाली सरफेस है, मतलब एल लेंथ वाली, एक नीचे वाली सर्कुलर सरफेस है। इनमें जो मतलब जो मरोड़ा है इसको, इसकी वजह से जो भी एंगल का फर्क आता है उसी बेसिस पे अपने पास क्या आते हैं, इसमें फॉर्मूले और रिलेशन बनते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, टोर्सन ऑफ ए सिलेंडर आएगा। टोर्सन ऑफ सिलेंडर में अगर बात करें तो पहले क्या थी, ये वाली लेयर आपको डायग्राम में बना के दिखा रखी है कि पहले वाली लेयर इस प्रकार से थी, जैसे इसको थोड़ा मरोड़ेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, मतलब बी वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया, बी डैश पे आ गया।
ठीक है, बी वाला पॉइंट बी डैश पे आ गया। अब ये जो था मतलब ये इसको कुछ पॉइंट बोल दो, ए बोल दो, मान लो ए बी जो आपके पास में क्या है, ए बी जो लाइन है वो कहां पर आ गई, अब ए बी डैश पर आ गई। तो यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक तो कौन सा बनेगा बी ओ बी डैश, ये वाला बी ओ बी डैश जिसे क्या बोला गया है थीटा बोला गया है। दूसरा एंगल कौन सा बनेगा ए बी और ए बी डैश के बीच में बनेगा फाई, ये वाला एंगल कौन सा बनेगा फाई। थीटा कौन सा होता है एंटन कोण जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलेंगे। फाई को क्या बोलेंगे सियरिंग, एंगल ऑफ सियर या फिर अपरूपण कोण बोलेंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, पाई क्या है एंगल ऑफ सियर अपरूपण कोण है, और थीटा क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंटन कोण है। अब इंपॉर्टेंट रिलेशन इसका ये है, ये वाला क्या है इंपॉर्टेंट है। पाई बाय थीटा की बात कर रहे हैं, पाई बाय थीटा इक्वल टू आर बाय एल। अब इसको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे पूछा जा सकता है फाई एल इक्वल टू थीटा आर होता है, मतलब इनको बदल सकते हैं, बस आपको ये वाला याद रखना है फाई बाय थीटा इक्वल टू आर बाय एल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है टोर्क, टोर्क टो इक्वल टू कितना होता है, टो इक्वल टू सी इंटू थीटा होता है। सी यहाँ पे क्या है एंटन गुणांक, क्या है एंटन गुणांक जिसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे सोलिड सिलेंडर लिया हुआ है तो सी की वैल्यू कितनी होगी पाई नीटा आर की पावर 4 बाय 12, पाई नीटा आर की पावर 4 बाय 12। इसी की जगह क्या ले ले सोलिड सिलेंडर की जगह होलो सिलेंडर ले ले, मतलब खोखला सिलेंडर ले ले, तो उसके लिए सी कितना होगा पाई नीटा, ठीक है बाय में 12, ठीक है आर की पावर 4 की जगह क्या होगा R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वाली याद कर लो पाई नीटा आर की पावर 4 बाय 12, ये इसके जैसी है, बस रेडियस का फर्क है R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि जो होलो सिलेंडर है उसमें जो आर है वो क्या होती है सॉलिड सिलेंडर की तुलना में क्या होती है ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इस कारण क्या होता है जो कौन सा है एंटन गुणांक है सी, इसकी वैल्यू होलो सिलेंडर की तुलना में सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होती है ज्यादा होती है, और वो मजबूत भी ज्यादा होता है। होलो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमें क्या पूछ लेगा वर्क पूछ लेगा, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर ट्विस्टिंग, मरोड़ने के अंदर कितना काम किया गया, ये भी न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है W इक्वल टू 1/2 सी थीटा स्क्वायर होता है। ठीक है, सी की वैल्यू हमें पता ही है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेंडिंग ऑफ बीम्स, बेंडिंग ऑफ बीम्स। बेंडिंग ऑफ बीम्स में अगर बात करें बीम्स की तो इसमें क्या होती है इसकी जो लेंथ होती है वो इसकी चौड़ाई की तुलना में क्या होती है बहुत ज्यादा होती है, इस प्रकार से। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाती है बहुत ज्यादा होती है। जब हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मतलब मोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं मोड़ते हैं, मोड़ते हैं तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार से हो जाती है, इसकी शेप क्या होगी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जैसे इसको मोड़ेंगे मोड़ेंगे तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, मतलब ये जो ऊपर वाला पृष्ठ है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाली सरफेस है वो ऐसा लगेगा कि इसको बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, और नीचे वाली क्या होगी अंदर की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस प्रकार का कुछ मतलब बीम है वो बन जाएगी जब इसको मोड़ा जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास ये जो बीच वाली एक्सिस है, इसकी बीच वाली एक्सिस है, ये क्या है किसी सेंटर का ही क्या मतलब किसी सर्किल का ही क्या है पार्ट है, सर्किल का पार्ट है। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं उसका क्या है सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस कितनी है आर है, रेडियस कितनी है ये वाली आर है, और ये जो ऊपर इस पे छोटी डिस्टेंस आपको दिख रही है इसकी मतलब डिस्टेंस कितनी है, ये मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है जेड है, ये वाला एंगल कितना है थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी आर थीटा आएगी। ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है जेड प्लस आर है, तो ऊपर वाली डिस्टेंस क्या आएगी जेड थीटा नहीं आएगी आर प्लस जेड थीटा आएगी, आर प्लस जेड इंटू थीटा आएगी। काम की चीज हमारे क्या है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है इसमें, उसमें क्या होगा जितना चेंज आया लेंथ में बाय इनिशियल लेंथ ऐसा कुछ होगा, तो जेड थीटा बाय आर थीटा या जेड बाय आर, हमें इतना याद रखना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे कितनी है जेड बाय आर है। अब दूसरा आता है बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बंकन आघूर्ण जिसको बोलते हैं, जी इक्वल टू कितना वाई आई जी बाय आर, यूनिट इसकी कितनी आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर में आ जाएगी नॉर्मली, मतलब जी इक्वल टू कितना है वाई आई जी अपॉन आर, वाई यहाँ पे क्या है यंग मॉडुलस है, आर वो रेडियस होगी, आई जी क्या है जियोमेट्रिकल कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जी की यूनिट हमें ध्यान रखनी है न्यूटन इंटू मीटर में आएगी, आई जी क्या है जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी इंपॉर्टेंट है यूनिट, ये किस में होता है m की पावर 4 में होता है, मीटर की पावर 4 होता है,
मतलब सिंपल R4 में ही इसका फॉर्मूला होता है। अब अपने पास क्या है, बीम कैसी हो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली बीम हो, तो उस केस में IG का वैल्यू कितना होता है, पाई R की पावर 4/4। पाई R की पावर 4/4 किसके लिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए IG इक्वल टू पाई R की पावर 4/4 होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो तो IG इक्वल टू कितना, L की पावर 4/12। ये याद रखने आपको सारे, IG इक्वल टू L की पावर 4/12। थर्ड आपके पास आता है रेक्टेंगुलर प्लेट हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली क्या हो, बीम हो, तो उस केस में क्या है, L4 है, वहां पे क्या आ जाएगा, BD³/12 आ जाएगा। सेम ही है, यहाँ पे L4 है, यहाँ पे BD³ है, B यहाँ पे क्या है, विड्थ है, और D यहाँ पे क्या है, डेप्थ है। ओके, यहाँ पर अपने पास जो मैकेनिक्स है उसके ऑलमोस्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर बात करें थ्योरी को अगर छोड़ दिया जाए तो मैकेनिक्स में क्या हो गए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हो गए जिन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। वन शॉट रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें अपन कि इसका जो PDF है, मतलब जो अपन ने PPT पढ़ी है, इसका PDF जो है वो कहाँ पे मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स बाय निखिल राज जो अपना चैनल है उस पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम 3 जून और 5 जून को होने जा रहा है, उसकी फिजिक्स पार्ट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें 3 अटेम्प्ट अलाउड है और PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि आपका एग्जाम जो ऑफलाइन है वो मतलब उस बेसिस पे आपकी तैयारी हो सके। दूसरा क्या है, RPSC के लिए कंप्लीट बैच भी चल रहा है, जिसकी क्या है, डिग्री वगैरह पूरी नहीं है, जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, जिनको क्या है थ्योरी भी या फिर बेसिक्स भी समझने की नीड है, या जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है, जिसकी थ्योरी पहले से क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।